हेलो गाइस। हम लोग थॉट मॉड्यूल हमारा चल रहा है अभी। और थॉट मॉड्यूल में हम इंट्रो कर चुके हैं, कल्चर की पर डिबेट कर चुके हैं, और हमने उसके बाद क्लासिकल इवोल्यूशनिज्म पूरा कर लिया है, डिफ्यूजनिज्म कर लिया है काफ़ी हद तक। ठीक है, उसके वेरियस कंपोनेंट्स करे हैं, उसका एक कंपोनेंट्स बचा हुआ है कल्चरल रिलेटिविज्म वाला, वो अभी स्टार्ट करेंगे वहाँ से। उसके बाद हम फंक्शनलिस्ट स्कूल के अंदर एंट्री करेंगे, और आज पूरी तरीके से हम कोशिश करेंगे कि रेडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म और मेलिनोस्की का फंक्शनलिज्म ऑफ कल्चर ये कंप्लीट कर लें पूरी तरीके से। ठीक है, कंटेंट काफ़ी एग्जॉस्टिव है। ठीक है, करीब 40 के आसपास नोट्स के पेज होंगे, 32 या 40, 32 से लेकर 40 के बीच में ही होंगे। ठीक है, हमारा जो डेली आंसर राइटिंग का प्रोग्राम चल रहा है वो काफ़ी सही चल रहा है। अभी उसमें एक फैकल्टी हमारे साथ जुड़ी हैं। ठीक है, वो पूरी तरीके से देख रहे हैं। ठीक है, और अब हम लोग जो है पब्लिक रिव्यू कर रहे हैं आंसर्स का। ठीक है, बेसिकली सर पूरी तरीके से डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम में जुड़ गए हैं। ठीक है, बहुत कम रेट में, ओनली 400 रुपीज़ में ये प्रोग्राम हमने लॉन्च किया है। ठीक है, इतना कम फीस में इसीलिए किया है क्योंकि हम चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग उससे जुड़ें और एक इकोसिस्टम बन जाए एंथ्रोपोलॉजी में आंसर राइटिंग का। अभी क्या है, लोग ग्रुप बना देते हैं पर कोई रेगुलेशन नहीं होता। ठीक है, कोई भी आके कुछ भी पोस्ट करता है ग्रुप में, मतलब कोई पर्टिकुलर वे में आंसर लिखता नहीं है। और एंथ्रोपोलॉजी का डिस्कशन एक एंथ्रोपोलॉजिकल इकोसिस्टम में होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, क्योंकि टाइम हम लोग का इतना होता नहीं है। हम लोग काफ़ी बिजी रहते हैं जीएस में। ठीक है, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में जो सही बातें होती हैं एंथ्रोपोलॉजी की, वो कोई करना चाहता नहीं है। ये रियलिटी है। आप बड़े से बड़ा ग्रुप उठा लो, ठीक है, या तो ग्रुप में कंटेंट ही कंटेंट मिलेगा, इतना कंटेंट होगा कि कंटेंट टेररिज्म बन जाएगा। ठीक है, या फिर दूसरा कोई ऐसा ग्रुप होगा कि वहाँ पे केवल और केवल बकवास होगी। ठीक है, इसलिए हमने ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड किया है। हम आप लोगों से कहेंगे आप एक बार एंट्री करके देखिए इस ग्रुप में। ठीक है, अगर आपको ज्वाइन करना है डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम ग्रुप जो हमारा चल रहा है, उसमें सीधे आप मेल करिए upscforum4@gmail.com। बाकी सारा कंटेंट आपको जितना भी मैटर है ग्रुप से रिलेटेड वो आपको नीचे मेल में कमेंट सेक्शन में मिलेगा। ठीक है, वहाँ से आप देख लीजिए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना थॉट मॉड्यूल ख़त्म करने की दिशा में। ख़त्म तो नहीं होगा अभी, एक्चुअली ये 20 आवर्स का पूरा मॉड्यूल है। अभी मैं बस 2.5 घंटे का लेक्चर ले चुका हूँ। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजिकल थॉट मॉड्यूल में मैं क्या करा रहा हूँ, मैं आपको सारी थ्योरीज करा रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद मैं आपको फील्ड वर्क और रिसर्च मेथोडोलॉजी का पूरा पोर्शन पढ़ाऊंगा, और उसके बाद मैं आपको 2 छोटे लेक्चर्स और दूंगा जिसमें मैं आपको समझाऊंगा 2.1 और 2.2, जो हमारा पेपर 1 है। 2.1 क्या है, व्हाट इज सोसाइटी और व्हाट इज कल्चर। 2.1 और 2.2। ठीक है, तो बेसिकली थॉट मॉड्यूल में ये सब होगा। ये अप्रॉक्सीमेटली 80 से 100 तक आपको टच करेगा। ठीक है, तो इसको सीरियसली कर लेना। ठीक है, इतना करने के बाद, और मेरे जो नोट्स मैं आपको दे रहा हूँ, जैसे अभी मेरे ग्रुप में आपको 3 या 4 नोट्स मिल चुके हैं। ठीक है, और आपको मैं रीडिंग मटेरियल भी दिया हूँ। ठीक है, आप भी देख रहे होंगे रीडिंग मटेरियल में मैंने कितना कम दिया है, मतलब 4 या 5 पेज से ज़्यादा मैं देता ही नहीं हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे इतना पता है कि आंसर जब लिखना होगा ना, तो आप दुनिया जहाँ की किताबें पढ़ लीजिए, लेकिन आंसर में लिखेंगे आप बेसिक चीज़ें ही। क्योंकि 200, 250 और 150 वर्ड में जब आप आंसर लिखते हैं ना, तो अगर आप इंपॉर्टेंट चीज़ें मिस करेंगे, जो आंसर चेक करने वाला देख रहा है, तो नंबर नहीं मिलेंगे। ठीक है, और मैंने जो नोट्स अपने कंपाइल करे हैं इस समय, जो आपके साथ शेयर हो रहे हैं, ठीक है, उसमें बेसिकली बस इतना ही है कि मैं उन मेजर पॉइंट्स को मैं टच कर रहा हूं, उन मेजर पॉइंट्स को समझा रहा हूं जिनको आंसर में लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एटलीस्ट ये चीज़ मिस ना करें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं, काफ़ी हो गई बकवास। चलिए, कल्चरल रिलेटिविज्म से हम एंट्री करेंगे। ठीक है, चलिए, और कल्चरल रिलेटिविज्म के बाद हम फंक्शनलिज्म में एंट्री करेंगे। ठीक है, फंक्शनलिज्म पूरा समझाएंगे। उसके बाद हम देखेंगे कि फिर आगे हमें किस दिशा में बढ़ना है। ठीक है, चलिए, व्हाट इज कल्चरल रिलेटिविज्म। मैंने आपको बताया था कल्चरल रिलेटिविज्म वो कॉन्सेप्ट है जिससे सोसाइटी में हार्मनी आती है। कल्चरल रिलेटिविज्म ही वही कॉन्सेप्ट है जो जो एंथ्रोपोलॉजी ने सोसाइटी को एक वरदान के रूप में दिया है। और ये कॉन्सेप्ट बनाने वाला बंदा है फ्रांस बोस, हु बिलोंग्स टू बोलो बोलो, अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म। ठीक है, मैंने आपको पहले भी बोला है भाई लोग कि जो हमारी फर्स्ट वीडियो है उसमें मैंने आपको एंथ्रोपोलॉजिस्ट के नाम और उनके स्कूल लिखवा दिए थे, और मैंने तभी बोला था भाई आप रट लीजिए, क्योंकि हमको
जब भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट का नाम आएगा तो पहली लाइन क्या लिखनी है ये हमको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि उसी से इंप्रेशन बनेगा। गॉर्डन बी चाइल्ड का नाम लूँ मैं, मॉर्गन का नाम लूँ, ट्रेलर का नाम लूँ, या फ्रेजर का नाम लूँ मैं, टाइलर का, फ्रेजर का नाम लूँ मैं, ठीक है, किसी का भी नाम लूँ, लेस्ली वाइट का नाम लूँ, रेडक्लिफ ब्राउन का नाम लूँ, मेलिनोस्की का नाम लूँ, आपको पता होना चाहिए कि फर्स्ट लाइन आपको क्या लिखनी है। फर्स्ट लाइन आपको उसकी आइडियोलॉजी के बारे में लिखना है, बाद में आपको उसकी किताब पता है, उसके क्वेश्चन के बारे में जो पता है वो डालना होगा, ठीक है। तो फ्रांस बोस ही बिलोंग्स टू अमेरिकन स्कूल ऑफ डिफ्यूजनिज्म, और फ्रांस बोस ही वही बंदा था जिसने हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म बनाया है, ठीक है। हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म वाज क्रिएटेड बाय फ्रांस बोस। और भी काफी सारे कॉन्सेप्ट मैंने बताए थे, एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म बताया था मैंने आपको, कल्चरल रिलेटिविज्म बताया, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म पूरी तरीके से समझाया था मैंने, और उसके बाद लास्ट कॉन्सेप्ट मैंने क्या बताया था आपको, फील्ड वर्क। फील्ड वर्क वॉज इन्वेंटेड बाय फ्रांस बोस। बाद में उस पर काम लोगों ने फंक्शनलिस्ट स्कूल में बहुत काम हुआ है, जैसे मेलिनोस्की और रेडक्लिफ ब्राउन में तो नहीं, मेलिनोस्की ने फील्ड वर्क में काम किया है, रेडक्लिफ ब्राउन ने कंपेरेटिव मेथड्स को उठाया, इथनोलॉजी वाले, ठीक है। पेपर 2 में मैंने काफी बात करी उसके बारे में, इथनोलॉजी के बारे में, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म स्पीक्स दैट कोई कल्चर सुपीरियर नहीं होता, ना ही कोई कल्चर इंफीरियर होता है, ठीक है। नो कल्चर इज सुपीरियर एंड नो कल्चर इज इंफीरियर। यह समाज को एक दिशा देता है कि दूसरे कल्चर्स को आप लुक डाउन ना करें, ठीक है। गिव इक्वल रिस्पेक्ट टू ईच कल्चर, ठीक है। इसी से तो समाज में यूनिटी रहेगी, ठीक है, समाज में कम से कम कन्फ्लिक्ट्स रहेंगे, क्योंकि इंडिया एक न्यूमरस सोसाइटीज का हब है, इसमें काफी सारे सोसाइटीज हैं और हर एक सोसाइटी पहचानी जाती है उसके कल्चर्स के अकॉर्डिंग, ठीक है। एवरी सोसाइटी इज रिकॉग्नाइज्ड बाय अ कल्चर इट हैज इन्वेंटेड डाउन द एजेस, ठीक है। अगर हम कोई पर्टिकुलर सोसाइटी किसी दूसरी सोसाइटी को नीचा देखेगी अपने कल्चर को रेफरेंस मानते हुए, तो इसको बोलते हैं इथनोसेंट्रिक व्यू होना, ठीक है। तो अगर आप उसको लुक डाउन कर रहे हो कि उसके कल्चर को तुच्छ मान रहे हो और अपने कल्चर्स को सुपीरियर मान रहे हो, तो इसको बोलते हैं इथनोसेंट्रिज्म व्यू। क्या बोलते हैं? इथनोसेंट्रिज्म व्यू। ये हमें नहीं करना है, ठीक है। कल्चरल रिलेटिविज्म जैसे इसका अपोजिट है, वो ये बोलता है कि इस व्यू को हटाना है, ठीक है। आप क्या करिए, इस कल्चर को अपने कल्चर के अकॉर्डिंग जज ना करिए, ठीक है। रिस्पेक्ट दिस कल्चर, ठीक है, और इसके कल्चर को रिस्पेक्ट करिए, जिससे समाज में हार्मनी आएगी और लड़ाइयां कम होंगी, ठीक है। कोई भी कल्चर ना तो सुपीरियर होता है और ना कोई कल्चर इंफीरियर होता है, ठीक है। ऑल कल्चर्स आर गुड इन दियर सेल्फ। जैसे मैंने बताया था कोग्निटिव पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर में मुंडा और एक हो ट्राइब था, इसकी मैंने केस स्टडी दी थी। अब वहां से आप जज करिए कि कल्चरल रिलेटिविज्म की भावना क्या है, समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। एवरी कल्चर इज करेक्ट इन इट्स ओन फॉर्म एंड हैंस शुड नॉट बी लुक्ड डाउन एज्यूमिंग दियर कल्चर इज ग्रेट। किसी भी कल्चर को लुक्ड डाउन नहीं करना है, ठीक है। अगर मैं हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म के कंटेक्स्ट में बात करूं या फिर अपोजिशन में बात करूं इथनोसेंट्रिज्म के, जो इवोल्यूशनिस्ट करते हैं, ठीक है, तो कल्चरल रिलेटिविज्म एक जवाब आता है फ्रांस बोस के द्वारा, ठीक है। क्योंकि डिफ्यूजनिज्म की थ्योरी में जब वो काम कर रहे थे, ठीक है, उन्होंने ये बहुत बार ऑब्जर्व किया जो इथनोसेंट्रिक व्यू है इवोल्यूशनिस्ट का, वही उनकी थ्योरी को नीचे लेके जा रहा है। क्यों अपने कल्चर को तुम सुप्रीम मान रहे हो? क्यों ब्रिटिश कल्चर सिविलाइज्ड कल्चर है, बाकी सारे कल्चर्स अनसिविलाइज्ड हैं, ठीक है। अब मेलिनोस्की जब आएगा ना, मेलिनोस्की ने फील्ड वर्क किया था, तो मेलिनोस्की ने इसमें अंडमानीस में था शायद, मैं बताऊंगा आगे जाके। उसमें फील्ड वर्क के दौरान उन्होंने ये बताया था कि ये जो ट्राइबल्स हैं दे आर एज सिविलाइज्ड एज वी आर। तो ये जो भावना है ना, दे आर एज सिविलाइज्ड, ट्राइबल्स आर एज सिविलाइज्ड वी आर, वी मतलब जो इथनोसेंट्रिक मानते हैं अपने आप को, तो ये जवाब है कल्चरल रिलेटिविज्म का। अब देखो फ्रांस बोस ने ये टूल्स बना दिए थे, एंथ्रोपोलॉजी के टूल्स बन गए थे। ये कौन कौन से टूल्स बनाए? कल्चरल रिलेटिविज्म, हिस्टोरिकल पार्टिकुलरिज्म, फील्ड वर्क। इसको इस्तेमाल करने वाले लोग आगे आएंगे, ठीक है। फंक्शनलिस्ट स्कूल में साइंटिस्ट वगैरह जो बने हैं, मेलिनोस्की वगैरह हैं, ठीक है, इन्होंने इन्हीं इंस्ट्रूमेंट्स का यूज करके अपनी थ्योरी को ऑब्जेक्टिफाई करने की कोशिश की है और इसको स्थापित करने की कोशिश की है। क्लियर हुआ? तो कल्चरल रिलेटिविज्म क्या बोल रहा है? कोई कल्चर सुपीरियर नहीं है, कोई कल्चर इंफीरियर नहीं है। इनफैक्ट एवरी कल्चर इज यूनिक एंड मस्ट बी एक्सेप्टेड एज रेलिवेंट इन इट्स सोशियो कल्चरल एंड एनवायरमेंटल कंटेक्स्ट।
इसका ये मतलब है कि हर एक कल्चर को उसके एनवायरमेंटल और उसके सोशियो कल्चरल व्यू के अकॉर्डिंग देखिए, ना कि उसको आप जज करने की कोशिश कीजिए। नन कल्चर शुड बी जज्ड फ्रॉम द पर्सपेक्टिव ऑफ द ऑब्जर्वर्स कल्चर। ठीक है, अगर आपको किसी कल्चर को जज करना ही है, किसी कल्चर के बारे में कुछ ओपिनियन जाहिर करनी है, तो कंसिडर दियर सोशियो कल्चरल, ठीक है, या फिर एनवायरमेंटल पर्सपेक्टिव, कि वो कल्चर आज उस फॉर्म में ऐसा क्यों है। ठीक है, और वो कल्चर उस सोसाइटी की नीड क्यों है। ठीक है, जब ये सोच आएगी ना, आपका टॉलरेंस लेवल बढ़ेगा। आप किसी दूसरे इंसान से ये नहीं बोलोगे कि भाई तू इस तरह की चीजें क्यों कर रहा है। ठीक है, वो इस तरह की चीजें इसलिए कर रहा है ना क्योंकि उसके समाज ने वो चीजें स्थापित की हैं। ही इज जस्ट अ फ्लैग बियरर ऑफ कल्चर ऑफ हिज ओन सोसाइटी एंड ही इज डूइंग नथिंग रॉन्ग इन इट। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। कल्चरल रिलेटिविज्म रिजेक्ट्स ऑल फॉर्म ऑफ प्रिजुडिस एंड डिस्क्रिमिनेशन। किसी प्रकार की कोई डिस्क्रिमिनेशन समाज में नहीं होनी चाहिए, किसी भी प्रकार का कोई भी बायसनेस समाज में नहीं होना चाहिए। इट रिजेक्ट्स कल्चरल सुप्रीमेसी। जो कल्चरल सुप्रीमेसी की भावना आती है ना, इसको रिजेक्ट करता है। जैसे सपोज करो कल्चरल लेमन एग्जाम्पल, लेमन तो नहीं मतलब एक जनरल एग्जाम्पल है, आईसिस का एग्जाम्पल है। आईसिस की अपनी एक आइडियोलॉजी है और वो उसको उठाने की कोशिश करते हैं। सुन्नी मुसलमान वाला जो केस है पूरा, ठीक है, वो सोचते हैं कि ये आइडियोलॉजी बेस्ट है और जितने भी मुसलमान हैं उस पर्टिकुलर रीजन में और जितने भी मुस्लिम कन्वर्ट्स हैं वो इस आइडियोलॉजी को माने। नहीं मानेंगे तो फिर वो उन पर अत्याचार करेंगे। दिस इज इथनोसेंट्रिक व्यू। ठीक है, और ये कल्चरल सुप्रीमेसी या कल्चरल शोविनिज्म, ठीक है, ये इथनोसेंट्रिज्म को प्रमोट कर देता है और ये समाज में कन्फ्लिक्ट्स बढ़ा देता है। इन सब का आंसर है कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, एन आइडिया ऑफ कल्चरल सुप्रीमेसी एज एविडेंट इन द आइडियोलॉजी ऑफ आइसिस, कल्चरल रिलेटिविज्म इज एन आंसर टू सच सॉर्ट ऑफ आइडियोलॉजीज। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। रिलीजन इज अ कल्चरल टूल एंड एनी सॉर्ट ऑफ रिलीजियस सुप्रीमेसी एडवोकेटिंग इथनोसेंट्रिज्म इज निगेटेड बाय कल्चरल रिलेटिविज्म। जो आज हमारे समाज में है ना, हिंदू मुसलमान आपस में लड़ते हैं। ठीक है, अगर हम ये भावना ले आए ना कि समाज में रिलीजन केवल एक कल्चरल टूल है जिसको समाज ने खुद बनाया है। ठीक है, अगर इसके नाम पे आप लड़ेंगे और अपने कल्चर को उठाने की कोशिश करके दूसरे कल्चर को दबाएंगे, दंगा प्रसाद जितना भी होता है ना, वायलेंस होता है, अभी दिल्ली में वायलेंस हुआ, ये सब इथनोसेंट्रिक पर्सपेक्टिव हैं। समाज बढ़ता है इनके हिसाब से। ठीक है, अगर आप इथनोसेंट्रिक व्यू रखेंगे ना कि अपने समाज को सबसे ऊपर रखते हैं, बजरंग दल, ठीक है, इस टाइप के जो ग्रुप्स हैं, ठीक है, ये सब नहीं डालना है वैसे, लेकिन आप इसको समझने की कोशिश करिए। ये सब समाज में इथनोसेंट्रिसिज्म को प्रमोट करता है। ठीक है, हमको क्या करना है, वी हैव टू रिस्पेक्ट ईच कल्चर इक्वली। ठीक है, और इतना समझना है कि वो उनके समाज की वजह से अपने कल्चर्स को लेके चल रहे हैं और हम हमारे समाज की वजह से अपने कल्चर को लेके चल रहे हैं, और इसमें कुछ गलत नहीं है। ठीक है, हम सबको एक बड़े समाज में रहना है। ये छोटे छोटे जो समाज हैं, इन छोटे छोटे समाज को एक बड़े समाज में रहना है जिसको बोलेंगे नेशन स्टेट, जो आगे हम पढ़ेंगे रूथ बेनेडिक्ट में। ठीक है, नेशन स्टेट। अब इसमें अगर हमें एज अ नेशन रहना है, क्योंकि नेशनल आइडेंटिटी आज स्थापित हो चुकी है। ठीक है, कंट्रीज जो वर्ल्ड है वो नेशंस में बटा हुआ है। ठीक है, नेशनलिज्म, ठीक है, आज एक खुद की एक बड़ी आइडियोलॉजी है, तो उसमें सोसाइटीज को बट के नहीं रहना चाहिए। समझ में आ रहा है? सोसाइटीज को एक दूसरे के प्रति रिस्पेक्ट से देखना चाहिए, उनके कल्चर्स को, उनके ट्रेडिशंस को, उनके कस्टम्स को, उनके खाने की हैबिट को। ठीक है ना, बीफ समझो, दारू पीना, ये सब चीजें है ना, ये ह्यूमन बिहेवियर तो एक कल्चर है। समझ में आ रहा है? ठीक है, चलिए अब इससे क्या होगा, कल्चरल रिलेटिविज्म से क्या होगा, इट हेल्प्स टू प्रमोट पीस एंड हार्मनी इन डिफरेंट सोसाइटीज बियरिंग डिफरेंट कल्चरल टूल्स। बिल्कुल उसी ऑर्डर में चल रहा हूं जिसमें लिखा हुआ है नोट्स में, कुछ एक्स्ट्रा नहीं है, सब लिखा हुआ है। दिस कॉन्सेप्ट हेंस प्रमोट्स कल्चरल टॉलरेंस अमंग सोसाइटीज एंड प्रमोट्स रीजनल एंड ग्लोबल पीस। इससे रीजनल और ग्लोबल पीस बढ़ेगा। अब देखो, जैसे एग्जाम्पल मैं दे रहा हूं, वर्ल्ड वॉर 1 क्यों हुआ, वर्ल्ड वॉर 2 क्यों हुआ, ठीक है, नाजीवाद, फांसीवाद, ठीक है, ये सब चीजें जब एक्स्ट्रा नेशनलिज्म आ जाएगा ना, या फिर कोई एक आइडियोलॉजी ऊपर करने लगेगी, ठीक है, एक आइडियोलॉजी किसी समाज को डोमिनेट कर जाएगी और
उस आइडियोलॉजी को लेकर लोग चिपक के खड़े हो जाएंगे कि भाई यही है, सब यही है और सबको यही कर देंगे, ठीक है, हम पूरा रीजन हथिया लेंगे, हमारी आइडियोलॉजी बेस्ट है। तो ये क्या करेगा, ये कन्फ्लिक्ट्स को दावत देगा, ठीक है। अब जैसे इनका था मेड इन चाइना 2025, कन्फ्लिक्ट्स बढ़े ना, ठीक है। 2025 तक मेड इन चाइना, शी जिनपिंग ने बोला कि मैं पूरे वर्ल्ड में मेड इन चाइना कर दूंगा, सारा प्रोडक्ट चाइनीज होगा। अब इससे कन्फ्लिक्ट खूब बढ़ गए, यूएस से भी पागल हो गया, और भी कंट्रीज, यूरोप पागल हो गए, ठीक है। अब ये सब क्या है, ये सब यही तो है कि मतलब कि आप एक इथनोसेंट्रिज्म व्यू लेके आ रहे हैं। आप रिस्पेक्ट करिए, नोबडी इज स्टॉपिंग योर ग्रोथ, बट आप दूसरे की ग्रोथ को भी एक्नॉलेज कीजिए, किसी सामने वाले को सप्रेस मत कीजिए, ठीक है। किसी सामने वाले की आइडेंटिटी को आप नीचा मत दिखाइए, यही सब तो है, ठीक है। तो इथनोसेंट्रिक बायसनेस हैव गिवन बर्थ टू मेजर कन्फ्लिक्ट्स एंड वॉर्स इन हिस्ट्री, जैसे वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2। इनफैक्ट मैं ये मानता हूं हिस्ट्री में जितने भी युद्ध लड़े गए हैं उसमें इथनोसेंट्रिज्म एक एलिमेंट रहा है, ठीक है, अहम, ठीक है, अहम आ जाना, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। वन ऑफ द आइडियोलॉजी ऑफ मेजर मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस, अब ये कितनी बड़ी बात है, यूनाइटेड नेशन हो गया, WTO हो गया, ये जितने भी बड़े बड़े मल्टीनेशनल मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशंस बने हैं ना, उसमें एक ऑब्जेक्टिव जो रहा है वो कल्चरल रिलेटिविज्म ही रहा है कि किसी की भावना आहत ना हो, जितने भी कंट्रीज हैं। अब यहाँ पे आप कंट्री को एज अ इंटीग्रेटेड सोसाइटी मानिए, ठीक है। अब विद इन द कंट्री अगर मैं अलग अलग सोसाइटीज की बात करूं वो अलग चीज है। अगर आप एक पूरी कंट्री को एक सोसाइटी मानेंगे तो उसमें मल्टीलेटरल इंस्टीट्यूशन इन कंट्रीज में आपस में रिस्पेक्ट करने की बात कर रहा है, उनके इंटरेस्ट ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि एज अ नेशन भी तो खुद कुछ यूनिफॉर्म कल्चर्स बनते हैं, जैसे इंडिया एज अ नेशन के भी तो कुछ कल्चर्स हैं। दिवाली एक इंडिया एज अ नेशन का कल्चर बनते हुए दिख रहा है, ठीक है, बात समझ रही है। चलिए आगे बढ़ते हैं, बहुत ज्यादा हो रहा है, मतलब आपको बस एग्जाम्पल्स निकालने हैं जो मैं कल्चरल रिलेटिविज्म के बारे में समझाना चाह रहा हूं। 15 नंबर का मार्कर बनता है इस पर। कल्चरल रिलेटिविज्म इज वेरी रिलेवेंट फॉर प्रोमोटिंग पीस एंड हार्मनी एट ग्लोबल लेवल। समझ में आ गया। इन दिस ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड, क्योंकि आज जो है वर्ल्ड पूरा ग्लोबलाइज्ड है, पीपल ऑफ डिफरेंट अपीयरेंसेस कल्चर्स लिव साइड बाय साइड, ठीक है। अब इंडिया में तो भाई आप देखें कि इतना इंटरनेशनलाइज नहीं है, लेकिन आप जापान जाएं, यूरोप जाएं तो हर नेशनलिटी का आदमी दिखेगा। अगर वहां पे आप लड़ेंगे, ठीक है, तुम्हारा कल्चर सुप्रीम, हमारा कल्चर सुप्रीम इस पे, तो भाई वो देश में इस तरह का कल्चर कैसे पनपेगा, ठीक है। तो वहां तो बहुत कन्फ्लिक्ट होंगे। अगर सपोज करो इंडियंस भी रह रहे हैं, चाइनीज भी रह रहे हैं, जापानीज भी रह रहे हैं यूरोप में, अमेरिकन भी रह रहे हैं, साउथ अमेरिकन में, ब्राजीलियंस रह रहे हैं, साउथ अफ्रीकन रह रहे हैं। अब वो आपस में क्यों रह रहे हैं? क्योंकि वो आपस में एक दूसरे को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे के कल्चर को रिस्पेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। एज अ नेशन यूरोप, एज अ कॉन्टिनेंट यूरोप फैसिलिटेट कर रहा है कल्चरल रिलेटिविज्म की भावना को, इसीलिए ये वो हो पा रहा है, ठीक है। समाज में एकता बनी रहे, ठीक है, तो उस समाज में रहने वाली हर एक सोसाइटीज को ये भावना व्यक्त करनी ही पड़ेगी कल्चरल रिलेटिविज्म की। Here cultural relativism, hence cultural relativism by promoting mutual respect and tolerance for all the groups ensure peaceful coexistence of all the social groups। बस मेरा इतना ही मानना है कि इससे कोऑपरेशन बढ़ता है और कॉन्फ्लिक्ट गिरता है, ठीक है, और यही सोसाइटी में सोशल स्ट्रक्चर को प्रमोट करता है, ठीक है। अब आगे हम पढ़ेंगे किस तरीके से है ये, ठीक है। अब देखो ट्राइबल एंथ्रोपोलॉजी की अगर मैं बात करूं तो कल्चरल रिलेटिविज्म उस डायमेंशन में कैसे लेंगे? इट प्रोवाइडेड अ न्यू डायमेंशन टू लुक एट ट्राइबल सोसाइटीज, ठीक है। कल्चरल रिलेटिविज्म ट्राइबल सोसाइटीज को देखने का एक अलग ही नजरिया दे जाता है। जैसे कि सपोज करिए, नॉन ट्राइबल्स मस्ट रिस्पेक्ट ट्राइबल कल्चर सो दैट द ट्राइबल पीपल एंजॉय देयर कल्चरल राइट्स, ठीक है। अगर नॉन ट्राइबल जो है किसी ट्राइबल रीजन में जाता है, ठीक है, और वहां पे जो वो ट्राइबल लोग फॉलो कर रहे हैं, ठीक है, उनके कल्चर्स को रिस्पेक्ट करता है, ठीक है, तब तो सही है, इसको कल्चरल रिलेटिविज्म कहेंगे। लेकिन अगर वो नॉन ट्राइबल जाके उनके कल्चरल एलिमेंट्स के साथ छेड़खानी करता है, उन लोगों के माइंड में वो डबल थॉट दिलवाता है कि द प्रैक्टिस यू आर फॉलोइंग इज वेरी रॉन्ग, द प्रैक्टिस यू आर फॉलोइंग इज नॉट अलाइनिंग विद द प्रैक्टिस फॉलोड बाय द मेजोरिटी ऑफ द पॉपुलेशन लिविंग इन द कंट्री। तो ये इथनोसेंट्रिक व्यू है, ठीक है। आपको सामने वाले के दिमाग में डबल थॉट नहीं देना है उसके कल्चर्स को लेके, ठीक है, बात समझ आ रही है, ताकि सामने वाले को अपने कल्चर्स को देखने का नजरिया चेंज ना हो,
ठीक है, सामने वाला अपने कल्चर्स को उसी नजरिए से देखे जिससे डाउन द जनरेशन वो चला आ रहा है। ठीक है, आपको कुछ नहीं करना, जस्ट गिव रिस्पेक्ट। ठीक है, अब देखो इसको क्या होगा, जब नॉन ट्राइबल्स घुसे थे ना हिस्ट्री में ट्राइबल एरियाज में, तो कितना ज्यादा कंफ्लिक्ट हुआ था। ठीक है, ब्रिटिशर्स ने फैसिलिटेट किया था ना नॉन ट्राइबल्स की एंट्री ट्राइबल ग्रुप्स में, तो उन नॉन ट्राइबल्स ने इन ट्राइबल्स ग्रुप्स के सारे कल्चरल एलिमेंट्स, यूथ डॉर्मेट्री हो गया, उनका मैरिज सिस्टम हो गया, उनके वेरियस इंस्टीट्यूशंस हो गए, सब तबाह कर दिए। ठीक है, अब इससे बहुत ज्यादा कंफ्लिक्ट हुआ, इतना कंफ्लिक्ट हुआ, ठीक है, कि ये काफी दिन तक, काफी मतलब सेंचुरी भर ये इसमें लड़ाइयां चलती रही। ठीक है, भर भर के लड़ाइयां चलती रही। ठीक है, वो तो एट द एंड ब्रिटिश दबा देते हैं, दबा दे रहे थे। ठीक है, पूरे कॉन्फ्लिक्ट को, वरना ये कॉन्फ्लिक्ट बहुत भयानक रूप ले सकता था। ठीक है, अब जब हम आगे उसमें पढ़ेंगे कि किस तरह के एथनिक वायलेंस हुए हैं इंडिया में, या कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं, एथनिक कॉन्फ्लिक्ट्स हुए हैं, उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि किस तरीके से नॉन ट्राइबल जो है इथनोसेंट्रिक व्यू लेकर जब फॉरेस्ट या फिर ट्राइबल रीजन्स में जाता है तो किस तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स पैदा होते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। नॉन ट्राइबल must respect tribal culture so that the tribal people enjoy their cultural right with the realization that tribal culture is equally valid. Tribal culture is equally valid or equally valued. चलो, अब आज हुआ क्या है, what has happened actually बता चुका हूं, सुनिए। We non-tribals have looked down upon their tribal culture, due to which tribals have developed a second thought about their culture, and with time they have lost or are losing interest in their culture. अपने कल्चर में वो इंटरेस्ट खोते जा रहे हैं। When non-tribal contact increased in tribal societies, non-tribals have always made them realize that their culture is not good or moral. Example, जैसे यूथ डॉर्मेट्री का कॉन्सेप्ट है। अब यूथ डॉर्मेट्री कई सारी ट्राइबल सोसाइटीज में अलाउ करती थी, जो यंग लड़के लड़कियां हैं वो आपस में सेक्स कर सकते हैं। ठीक है, अब इसको इमोरल मानती है हिंदू सोसाइटी, मुस्लिम सोसाइटी, क्रिश्चियन सोसाइटी। व्हाट इज दिस रबिश। ठीक है, तो ये सब चीजें उन्होंने मतलब इस पे बंद करवा दिया, एक तरीके से अपनी आइडियोलॉजी थोपी और यूथ डॉर्मेट्री के इस कॉन्सेप्ट को बंद करा दिया। एक्चुअली में यूथ डॉर्मेट्री का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो एज अ कल्चर काफी सारी ट्राइबल सोसाइटीज में पनपा है और उसके बहुत अलग अलग नाम है। मैं पूरा आगे जाके इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में समझाऊंगा। ठीक है, अब ये जो यूथ डॉर्मेट्री है ये इनके कल्चर के साथ बहुत ज्यादा इंटीग्रेटेड था, पर आज ये समाज में खत्म हो गया है बिल्कुल ही। मतलब उसका जो एक्चुअल एग्जिस्टेंस था, जिस वजह से ये बनाया गया था, केवल सेक्स करना ही इसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है, काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, अपने कल्चर को पास ऑन कैसे करना है, कल्चरल सोशलाइजेशन क्या है, ये यूथ डॉर्मेट्री करवाता था। ठीक है, अब इसके जाने के बाद ट्राइबल सोसाइटीज का मूलभूत रूप से चेंज हो गया है। ठीक है, तो ये सब चीजें हम पढ़ेंगे। तो ये सब इथनोसेंट्रिक व्यू है, जो आप अपना व्यू सामने वाले पे थोप रहे हैं, अपने कल्चर को सुप्रीम मानते हुए। ठीक है, ये आपको नहीं करना है। अगर एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के बाद भी आप और हम लोग ये बात करेंगे, अपने कल्चर को लेके चलेंगे, तो क्या एंथ्रोपोलॉजी पढ़ा। ठीक है, एंथ्रोपोलॉजी पढ़ने के बाद कोई हिंदू नहीं, कोई मुसलमान नहीं, कोई क्रिश्चियन नहीं, कोई सिख नहीं, आप एक इंसान हैं। क्योंकि आपने एक इंसान की स्टडी करी है जिसको एंथ्रोपोलॉजी बोलते हैं, और जिसका सबसे बड़ा गिफ्ट ह्यूमन काइंड के लिए यही है, कल्चरल रिलेटिविज्म। ठीक है, और इसकी भावना हर एक एंथ्रोपोलॉजिस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, चलिए। It is a paradox evident in tribal societies that despite having constitutional safeguards, शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, इतने सारे आर्टिकल्स, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन के, वो तो सारे खोलूंगा मैं, इतने बारीकी से खोलूंगा कि आप सोचेंगे भाई ये भी एंगल हो सकता है क्या। देखिए, ट्राइबल सोसाइटीज आर अनेबल टू एंजॉय दियर कल्चरल राइट्स। जो ट्राइबल सोसाइटीज हैं अपनी कल्चरल राइट्स एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। इतना सारा सेफगार्ड दिया है, कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड मिला है, इतनी सारी चीजें हुई हैं, लेकिन उसके बाद भी अपनी कल्चरल राइट्स को वो एंजॉय नहीं कर पा रहे हैं। क्यों नहीं एंजॉय कर पा रहे? क्योंकि हमारा इथनोसेंट्रिक व्यू है, हमारा मतलब नॉन ट्राइबल्स का, ट्राइबल्स के प्रति। यही तो विच इन इटसेल्फ इज अ फंडामेंटल राइट वायलेशन। आर्टिकल 29 कल्चरल राइट्स देता है ना। ठीक है, और काफी सारी चीजें हैं, 342, ठीक है, वो हम खुद पढ़ाएंगे, अच्छी तरीके से पढ़ाएंगे। शेड्यूल 5, शेड्यूल 6, ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल पूरा खुलेंगे। तो खूब सारे कॉन्स्टिट्यूशनल स्टैट्यूटरी सेफगार्ड्स दिए हैं, एक इवन सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स रही हैं जिन्होंने ये बोला है कि ऐसा करना गलत है। ठीक है, काफी सारे एंथ्रोपोलॉजिस्ट का वर्क रहा है, एक्शन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इन्वॉल्व रहे हैं, एलपी विद्यार्थी, वेरियर एल्विन जैसे लोग इन्वॉल्व रहे हैं जिन्होंने ये बोला है कि ये सब गलत है, आप इंटरफेयर मत करिए। ठीक है, लेट देम एंजॉय दियर ओन कल्चर, दे हैव दियर ओन वे ऑफ लाइफ, दे आर मोस्ट हैप्पी विथ दियर ओन कल्चर, डोंट कॉल देम अनसिविलाइज्ड। बात समझ आ रही है? चलिए,
Hence, so-called modern non-tribal societies must taught lessons of cultural relativism effectively. Must be taught lessons of cultural relativism. तो आज हमें समाज में बेसिक लेवल पे लोगों को कल्चरल रिलेटिविज्म का पाठ पढ़ाना होगा, ठीक है, अगर हम चाहते हैं कि हम हमारे समाज के सारे डाइवर्स कल्चर्स को सेफ गार्ड कर सकें। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं। आज के समाज में कल्चरल रिलेटिविज्म का क्या रेलिवेंस है? ठीक है, मैं इतना समझता हूं कि अब आप लिख सकते हैं। ठीक है, और थोड़ा पढ़ेंगे। जैसे आज की एज जो चल रही है कि हमारे समाज में इनटॉलरेंस खूब ज्यादा बढ़ रही है, कितने दंगे फसाद हो रहे हैं, नेता आगे कुछ भी बोल बाल के निकल जाते हैं और हमारा समाज उस हिसाब से बढ़ जाता है। ठीक है, देखो इथनोसेंट्रिक व्यू ही तो समाज को बांटता है। नेशन इज अ स्टेट विच कंटेन्स लॉट ऑफ सोसाइटी बट आफ्टर ऑल यू आर अ कंट्री ना। एक कंट्री एक खुद में एक बहुत बड़ी सोसाइटी है, उस सोसाइटी में मानता हूं खूब सारी बाउंड्रीज होंगी, वेट, उस समाज में मानता हूं खूब सारी बाउंड्रीज होंगी, पर आफ्टर ऑल यू आर अ कंट्री ना। अगर इस कंट्री में लोग उन बाउंड्रीज में रहते हुए इथनोसेंट्रिक व्यू लेंगे तो ये बाउंड्रीज जो हैं काफी मोटी होती चली जाएंगी और लोग बढ़ते चले जाएंगे। यही तो हमें रोकना है। ठीक है, और अगर हम एज एन एंथ्रोपोलॉजिस्ट ये नहीं कर पाते हैं तो क्या एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी है? ठीक है, तो समाज में बढ़ते हुए इंटॉलरेंस में आज कल्चरल रिलेटिविज्म का अपना एक बड़ा रोल है। ठीक है, इफ रेलिवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी इज आस्क्ड, अगर क्वेश्चन आता है ना व्हाट इज द रेलिवेंस ऑफ एंथ्रोपोलॉजी, आप एंथ्रोपोलॉजी क्यों पढ़ते हैं, तो भाई ये डायमेंशन जरूर डालना, मेरे कहने पे कल्चरल रिलेटिविज्म का एंगल डालना ही डालना। ठीक है, क्लियर हो गया? चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम फंक्शनलिज्म में एंट्री करेंगे। चलिए फंक्शनलिज्म में एंट्री कर रहे हैं। ठीक है, फंक्शनलिज्म जो स्कूल था इसको बनाया किसने था? डर्खिम ने। ठीक है, बताया आपको, डर्खिम खुद एक इवोल्यूशनरी स्कूल से निकले थे और उन्होंने लड़ाई कर दी थी अपने, बीइंग एन इवोल्यूशनिस्ट उन्होंने एक नया स्कूल बनाया था फंक्शनलिज्म, जो इवोल्यूशनिज्म के अपोजिट खड़ा हुआ था। ठीक है, उस स्कूल को बनाने के बाद उस स्कूल का झंडा लिए जो दो आदमी चले थे वो कौन थे? मैलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन। मैलिनोस्की का जो फंक्शनलिज्म है उसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म ऑफ कल्चर, और रेडक्लिफ ब्राउन का जो फंक्शनलिज्म है उसको बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। चलिए पढ़ते हैं। तो फंक्शनलिज्म में दो आदमी हैं, मैलिनोस्की, रेडक्लिफ ब्राउन। बिल्कुल सेम ऑर्डर में चलते रहना, सारे नोट्स अवेलेबल हैं, बिल्कुल उसी ऑर्डर में पढ़ा रहा हूं। ठीक है, एज अ फ्रेंड समझिए कि मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। ठीक है, मैलिनोस्की है, रेडक्लिफ ब्राउन है। अब फंक्शनलिज्म में ये बोला गया है, ये एक इक्विलिब्रियम मॉडल पे चलते हैं, ये जितने भी फंक्शनलिस्ट स्कूल वाले हैं ये बोलते हैं सोसाइटी एग्जिस्ट इन इक्विलिब्रियम। ठीक है, आपको सोसाइटी को एक दिशा देने की जरूरत नहीं है। आज जो सोसाइटी है, आज जो सोसाइटी के कल्चर्स हैं, सोसाइटी के जो इंस्टीट्यूशंस हैं, दे आर वेल इंटीग्रेटेड एंड दे आर कैपेबल एनफ टू रन द सोसाइटी। ठीक है, और जिस तरीके से सोसाइटी रन कर रही है, अगर वहां के लोग खुश हैं तो लेट देम लिव विद देयर कल्चर्स, ट्राई टू फाइंड आउट द यूटिलिटी ऑफ द कल्चर्स दे आर कैरिंग। ठीक है, डिस्पाइट बीइंग कॉलिंग देम अनसिविलाइज्ड और गिविंग देम सम डायरेक्शन ऑफ मूवमेंट टू बी सिविलाइज्ड। अब तक तो भाई ये लाइन जो मैंने बोली है समझ में आ गई होगी, बहुत रिपीट कर चुका हूं इवोल्यूशनिस्ट स्कूल को जब निकाला हूं। और हाँ, वीडियोस को एक ऑर्डर में देखना, तब भाई क्लियर हो जाएगा सब। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। फंक्शनलिस्ट लोग बोलते थे व्हाई टू फोकस ऑन ओरिजिन, क्यों ओरिजिन और इवोल्यूशन के चक्कर में पड़े हो? एवरी कल्चर नीड्स टू बी एसोसिएटेड विद इट्स फंक्शन और यूटिलिटी। हर एक कल्चर को आप उसके फंक्शन के अकॉर्डिंग देखिए। मैलिनोस्की किस पे फोकस करते थे? इंडिविजुअल नीड्स पे। किसी भी कल्चर को वो इंडिविजुअल नीड्स के रिस्पेक्ट में देखते थे। रेडक्लिफ ब्राउन फोकस करते थे सोसाइटी के नीड पे। कोई भी कल्चर जो है सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को बचाने की कोशिश करता है या सोसाइटी के सोशल स्ट्रक्चर को बचाता है और सोसाइटी को कंटिन्यू रखने के लिए प्रेरित करता है। अब ये इंडिविजुअल वर्सेस सोसाइटी की डिबेट यहां कंप्लीट हो जाएगी, आज जो हम पढ़ा देंगे। ठीक है, एवरी सोसाइटी ट्राइज टू एस्टेब्लिश अ बैलेंस बिटवीन इंडिविजुअल नीड्स एंड सोसाइटी की नीड्स। हर एक सोसाइटी ट्राइज टू बैलेंस बिटवीन द इंडिविजुअल की नीड और सोसाइटी की नीड। अभी कैसे है? जैसे मैरिज के एग्जांपल लें तो मैरिज का पर्पस क्या है? दो पर्पस हैं। ठीक है, अगर मैं इंडिविजुअल लेवल पे बात करूं तो बायोलॉजिकल नीड है सेक्स, तो ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्स इज फॉर इंडिविजुअल नीड्स। ठीक है, तो ये मैरिज जो कल्चर है वो इंडिविजुअल नीड को भी फुलफिल कर रहा है। दिस वॉज प्रपोज बाय मैलिनोस्की। कोई भी कल्चर किसी एक इंडिविजुअल नीड को पूरी कर जाता है, ये मैलिनो ने बताया। अब उसी मैरिज को मैं उठाऊं और अगर मैं दूसरे पर्सपेक्टिव से देखूं, ठीक है, इसी मैरिज इंस्टीट्यूशन का, तो रेडक्लिफ ब्राउन ये बोलते हैं कि मैरिज
helps in the continuation of society via reproduction and socialization helps मैरिज के जरिए जो बच्चे पैदा होंगे, जो फैमिली बनेगी, तो आप माता पिता उन बच्चों को सोशलाइज करेंगे ना, तो वो सोशलाइजेशन के दौरान जो बच्चे हैं वही तो आगे जाके एक्चुअल मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी बनेंगे, वही तो फ्लैग बियरर्स बनेंगे, उस सोसाइटी की जो आइडियोलॉजीज हैं और सोसाइटी के कल्चर को आगे लेके जाएंगे, तो वही तो सिखाया जाएगा सोशलाइजेशन में। तो ये जो है ये सोशल स्ट्रक्चर को रीइंफोर्स करेगा और सोसाइटी के कंटिन्यूएशन में मदद करेगा। तो मैरिज एक सोसाइटी की नीड बन जाएगी। कितना बढ़िया है। अब एक ही कल्चर या एक ही इंस्टीट्यूशन को देखने के दो नजरिए, एक मेलिनो देखे गए और एक रेडक्लिफ ब्राउन देखे गए। मेलिनो ने बोला कि मैरिज का है ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्स, और रेडक्लिफ ब्राउन देखे गए कि मैरिज इज फॉर सोसाइटी की नीड। इतना क्लियर हुआ? चलिए आगे बढ़ते हैं। मैरिज इन रेडक्लिफ ब्राउन फोकसेस ऑन अंडरस्टैंडिंग, ये फोकस करते हैं अंडरस्टैंडिंग लेवल बढ़ाने पे एंड एक्सप्लेनिंग ह्यूमन बिहेवियर ऑन द बेसिस ऑफ ऑब्जर्वेशन। अब देखिए, ह्यूमन बिहेवियर एक कल्चर है, ठीक है, ध्यान रखना, बिहेवियर इज कल्चर। ये क्या करते हैं, ये ऑब्जर्व करके ये पहचानने की कोशिश करते हैं कि कोई कल्चर का नीड क्या है, भले ही वो सोसाइटी का हो, रेडक्लिफ ब्राउन स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, या फिर वो इंडिविजुअल का हो, ठीक है, फंक्शनलिज्म ऑफ कल्चर, ठीक है, ऑब्जर्वेशन। अब इन दोनों के ऑब्जर्वेशन के जो मेथड है, जिसको हम रिसर्च मेथडोलॉजी बोलते हैं, वो अलग अलग हैं, ठीक है। ध्यान रखना, मेलिनोस्की ने काम किया है फील्ड वर्क को उठा के। फील्ड वर्क कौन सा कॉन्सेप्ट है, जिसको बनाया था फ्रांस बोस ने, फादर ऑफ अमेरिकन एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो मैं बता चुका हूं, ठीक है। और रेडक्लिफ ब्राउन ने जो रिसर्च मेथडोलॉजी वाला मेथड उठाया उसको बोला जाता है कंपैरेटिव मेथड, ठीक है। इसको आगे जाके इथनोलॉजी से थोड़ा मिलता जुलता है सब कुछ, मतलब सोसाइटीज को कंपेयर करके आप निकाल के लाते हैं कुछ चीजों को, सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दिखाना, सोसाइटीज में सिमिलरिटीज और डिफरेंसेस दिखाना इस कंपैरेटिव मेथड। इथनोलॉजी का प्रिंसिपल भी यही है, वो सब इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में होगा। इतना क्लियर हुआ? तो इन दोनों की रिसर्च मेथड्स अलग अलग हैं, तो मतलब इन दोनों के ऑब्जर्व करने का तरीका अलग है, इन दोनों की रिसर्च मेथोडोलॉजी अलग है, तो इन दोनों का कल्चर और सोसाइटी के प्रति नजरिया, देखने का नजरिया भी अलग अलग हो जाएगा। और ये कैसे होगा मैं समझाऊंगा, लेकिन इन डिफरेंसेस को जानने से पहले, आरबी और मेलिनोस्की के जो पैरेलल स्कूल खड़े करने से पहले फंक्शनलिज्म बना है ना, उस फंक्शनलिज्म में जो कॉमन फीचर्स हैं जिसको ये दोनों लोग मानते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। क्योंकि अगर फंक्शनलिज्म आंसर आया तो ये 4 या 5 कॉन्सेप्ट्स हैं, हमें लिखने पड़ेंगे, उसके बाद आप अपनी डिबेट खोलेंगे। क्लियर हुआ? चलिए, तो बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ फंक्शनलिज्म पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ेंगे वो फंक्शनलिज्म, ठीक है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं जिसको रेडक्लिफ ब्राउन और मेलिनोस्की दोनों मानते हैं। सबसे पहले फंक्शनल यूटिलिटी, ठीक है। दूसरा है हमारे पास फंक्शनल यूनिवर्सलिटी, तीसरा है फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। घबराना मत, सब हो जाएगा तैयार, ठीक है। फंक्शनल यूनिटी, फंक्शनल यूनिवर्सलिटी और फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, ये मैंने कोड बनाया है यूयूआई, ठीक है। तो ये फंक्शनलिज्म में यूयूआई डालना जरूरी है। पहला यू यूनिटी, दूसरा यू यूनिवर्सलिटी, आई मतलब इंडिस्पेंसिबिलिटी, ठीक है। अब यूनिटी होता है ऑर्गेनिस्मिक एनालॉजी से, ठीक है, मतलब जैसे सोसाइटी है, सोसाइटी में खूब सारे कंपोनेंट्स हैं इंस्टीट्यूशन के फॉर्म में, सोसाइटी में खूब सारे कंपोनेंट्स हैं इंस्टीट्यूशन या फिर कल्चर के फॉर्म में। उनके होने से क्या होता है, अब उनके होने से सोसाइटीज चल पाती हैं। ये कैसे होता है? ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी क्या होता है कि आप किसी एक पर्टिकुलर सोसाइटी है उसको इंसान की बॉडी से कंपेयर कर दीजिए। जैसे सोसाइटी में खूब सारे कल्चर्स हैं, वैसे इंसान की बॉडी में खूब सारे ऑर्गन्स हैं, जैसे लीवर है, किडनी है, हार्ट है। ऐसे सोसाइटी में मैरिज है, फैमिली है, किनशिप वाला सिस्टम है, पूरा रिलीजन का सिस्टम है। क्लियर हो रहा है? बिल्कुल पैरेलल रखिएगा। तो जैसे कि सपोज करिए इंसान की बॉडी में इतने सारे ऑर्गन हैं और अगर एक भी ऑर्गन फेल हुआ तो इंसान एज अ होल मर जाएगा। वैसी सोसाइटी में खूब सारे इंस्टीट्यूशन हैं और इसमें से अगर एक भी इंस्टीट्यूशन फेल हुआ तो सोसाइटी का एग्जिस्टेंस, सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर खतरे में आ जाएगा, ठीक है। ये होता है ऑर्गेनिस्मिक एनालॉजी। अब इस ऑर्गेनिस्मिक एनालॉजी में मैंने अभी तक जो बोला ये मैंने रेडक्लिफ ब्राउन की बात बोल दी है, क्योंकि रेडक्लिफ ब्राउन ने इस सोसाइटी को ऑर्गन से कंपेयर किया था, ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया था। लेकिन मेलिनोस्की ने क्या बोला था? मेलिनोस्की थोड़ा और स्पेसिफिक हुए थे।
मेलिनोस्की ने जो सोसाइटी का एक कल्चर होता है ना, कोई भी एक कल्चर, उस पूरे कल्चर को एक ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया है। और उस कल्चर के पार्ट्स क्या रखे उन्होंने? कल्चर के ट्रेड्स, मैरिज में होने वाले सारे कस्टम्स, ठीक है, मैरिज में होने वाली हर एक चीज, तो उस पूरे को उन्होंने ऑर्गेनिज्म से कंपेयर किया है। तो अभी हम एंट्री करेंगे, इतना मत ध्यान रखना, बस आप क्या कर रहे हैं, एक पूरे प्रिंसिपल को एक ऑर्गेनिस्मिक बॉडी से कंपेयर कर रहे हैं, इसी को ऑर्गेनिस्मिक एनालॉजी बोलते हैं। तो ये है यूनिटी, फंक्शनल यूनिटी। आप पूरे सिस्टम को यूनाइटेड वे में देख रहे हैं ना। अगर आप सोसाइटी को देख रहे हो तो सारे कल्चर्स को इकट्ठा होकर देख रहे हो, अगर आप किसी कल्चर को देख रहे हो तो पूरे कल्चरल ट्रेड्स, उससे रिलेटेड सारे ट्रेड्स को इकट्ठा होकर देख रहे हो और फिर उनके एग्जिस्टेंस की बात कर रहे हैं आप। तो दिस इज फंक्शनल यूनिटी। अब यूनिवर्सलिटी का क्या मतलब है? यूनिवर्सलिटी का मतलब होता है कि हर एक ट्रेड, हर एक कल्चर का एक यूनिवर्सल फंक्शन होता है। कोई भी कल्चर है उसका एक काम जरूर होगा। जैसे इनके देखने के नजरिए अलग हैं। अब मैरिज एक कल्चर है तो उसका फंक्शन जरूर होगा। भले ही एक सोचता है कि ग्रेटिफिकेशन ऑफ सेक्स, तो दूसरा सोचता है कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी। तो यूनिवर्सल फंक्शन, हर एक कल्चर का एक यूनिवर्सल फंक्शन जरूर होगा। हर एक कल्चर फंक्शनली यूनाइटेड रहेगा किसी एक पर्टिकुलर सिस्टम में। क्लियर हुआ? अब लास्ट है फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। बस इसको इस फॉर्म में याद रखना कि कल्चर का सोसाइटी में रहना जरूरी है, रहना जरूरी है। इसका यह मतलब है कल्चरल सर्वाइवल या फिर कल्चरल सर्वाइवल फॉर सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए। ठीक है, तो फंक्शनलिज्म में ये तीन मोटी मोटी बातें हैं, आया तो डालना, जरूर नंबर मिलेगा। UUI, फंक्शनल यूनिटी, फंक्शनल यूनिवर्सलिटी एंड फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। ठीक है, अब खोलते हैं एक एक को। इतना क्लियर हुआ? चलिए, बेसिक पोस्टुलेट्स ऑफ फंक्शनलिज्म में सबसे पहला है फंक्शनल यूनिटी। देखिए, बोथ पढ़िए, साथ में पढ़िए। बोथ मेलिनोस्की एंड रेडक्लिफ ब्राउन होल्ड्स द व्यू ऑफ ऑर्गेनिस्मिक एनालॉजी। जैसा बोला गया है, मेलिनोस्की ने प्रपोज किया कि कल्चर इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, कल्चर इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, और रेडक्लिफ ब्राउन प्रपोज क्या करेंगे? सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म। Just like the organs and the body parts help for organismic survival, in the very similar way, culture and its institutions of a society helps for running functions as a whole of a society. ठीक है, ये दोनों बातें हैं, मैंने जो समझाया बस वही बात है, बस नजरिए अलग अलग हैं। सोसाइटी को लेके चल रहे हैं हमारे आरबी भाई साहब, रेडक्लिफ ब्राउन, और मलिनो भाई साहब जो हैं वो किसको लेके चल रहे हैं? कल्चर को लेके चल रहे हैं। ठीक है, अब नीचे आइए, इसमें डायग्राम बनाया प्रॉपरली। कल्चर के खूब सारे ट्रेड्स हैं, रिलीजन है, कस्टम है, ट्रेडिशन है, रिचुअल है, सोशल सिस्टम्स हैं, इकोनॉमिक सिस्टम है। फंक्शनल यूनिटी ऑफ कल्चर ये होता है कि हर एक सिस्टम एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड है। जैसे खूब सारे कस्टम्स, ठीक है, किसी पर्टिकुलर रिलीजन जिसको वो फॉलो कर रहे हैं उनके साथ इंटीग्रेटेड होंगे। ठीक है, अब आप कुछ भी खेतीबाड़ी करेंगे, इकोनॉमिक सिस्टम, तो आप पूजा करेंगे, तो रिलीजन को आपने इकोनॉमिक सिस्टम से इंटीग्रेट कर दिया। अब इकोनॉमिक सिस्टम में क्या होगा? आप ट्राइबल मार्केट्स हैं, रीडिस्ट्रीब्यूशन का प्रिंसिपल है, पॉटलेज का प्रिंसिपल है, सब हो जाएगा, डोंट वरी। खूब सारे ट्राइबल से खुद के इकोनॉमिक सिस्टम्स हैं। अब उससे कुछ सोशल गोल, कोऑपरेशन बढ़ाना, कंफ्लिक्ट घटाना, ठीक है, गिफ्ट एक्सचेंज से कोऑपरेशन बढ़ाना, कंफ्लिक्ट घटाना, ये सब होगा। ये सोशल सिस्टम्स को रीइंफोर्स करेगा, जिससे सोशल रिलेशनशिप स्ट्रांग बनेगी, जिससे एज अ होल सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रांग बनेगा, सोसाइटी का एग्जिस्टेंस स्ट्रांग बनेगा। ठीक है, ट्राइबल सोसाइटीज को अगर हम देखते हैं ना, बहुत इकट्ठी होकर रहती हैं, तो उनके प्रिंसिपल्स ऐसे हैं जिन्होंने उनको आज इस रूप में रखा है। ठीक है, ये सारे कस्टम्स और सारे ट्रेडिशंस एक दूसरे के साथ इंटीग्रेटेड होते हैं और दे फंक्शन एज अ होल। और किसी एक पे भी खतरा सोसाइटी पर खतरा ला सकता है। कल्चर में किसी भी एक ट्रेड पर खतरा, ठीक है, पूरे कल्चर को नुकसान पहुंचा सकता है। क्लियर हो गया? तो मेलिनोस्की ने फोकस किया था कल्चर पे। ऑन द अदर हैंड, आरबी सेज सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म एंड इज इंटर फंक्शनिंग होल। ऑल पार्ट्स ऑफ द सोसाइटी, सोसाइटी का हर एक पार्ट इंटर रिलेटेड है और इंटरडिपेंडेंट है। ठीक है, और आरबी ने क्या फोकस किया सोसाइटी पे? फंक्शनल यूनिटी इन सोसाइटी। तो सिंपल सी बात है, फंक्शनल यूनिटी ऑफ कल्चर की बात करूं तो वो मलिनो की बात है, फंक्शनल यूनिटी ऑफ सोसाइटी की बात कर रहा हूं तो आरबी की बात है। एक ही बात को बार बार बोलेंगे, याद हो जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ? अब आगे बढ़ते हैं, फंक्शनल यूनिवर्सलिटी। ठीक है, फंक्शनल यूनिवर्सलिटी। ठीक है, चलो, मैंने बताया था कि हर एक कल्चर का एक यूनिवर्सल फंक्शन तो होगा। ठीक है, एक या एक से ज्यादा होंगे, बस देखने का नजरिया चाहिए। एज पर मेलिनोस्की, कल्चरल ट्रेट हैज अ यूनिवर्सल फंक्शन। जैसे रिलीजन का क्या काम है? अब रिलीजन जो है मेलिनोस्की के हिसाब से बायोलॉजिकल नीड कैसे है? साइकोलॉजी। लोग बोलते हैं ना कि
अगर आप टेंशन में, डिप्रेशन में हैं, जैसे सुशांत सिंह राजपूत का भी सुसाइड हुआ, तो उसका एक फिलोसॉफिकल एंगल, साइकोलॉजिकल एंगल, स्पिरिचुअल एंगल भी है, ठीक है। अगर इंसान जितना ज्यादा स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ता है ना, तो कहते हैं कि डिप्रेशन लेवल डाउन हो जाता है। तो रिलीजन एक साइकोलॉजिकल नीड है इंडिविजुअल की, ये दर्शाने की कोशिश करी मलिनो ने। रिलीजन एक एस्केपिस्ट टेंडेंसी दे सकता है आपको किसी पर्टिकुलर सिचुएशन से बाहर निकलने की। तो ये इंडिविजुअल नीड पे फोकस कर रहा है कौन? मलिनो। एज पर मलिनो, कल्चरल ट्रेट हैज यूनिवर्सल फंक्शन, जैसे रिलीजन इन ऑल सोसाइटी हेल्प्स टू रिलीव इंडिविजुअल्स साइकोलॉजिकल टेंशंस एंड गिव देम कॉन्फिडेंस। इंडिविजुअल को कॉन्फिडेंस देता है रिलीजन। किसने बोला? मलिनो ने बोला। अब दूसरी साइड आरबी क्या बोलेंगे? अब खुद सोच सकते हो यार आरबी क्या बोलने वाला है। आरबी बोलेगा सोसाइटी को इंटैक्ट रखने के लिए रिलीजन की जरूरत है। अब कैसे है? रिलीजन इन ऑल सोसाइटी प्रमोट्स सोशल सॉलिडरिटी अमंग पीपल। अब ये कैसे होता है? देखो, अगर आप किसी पर्टिकुलर रिलीजन को फॉलो कर रहे हैं तो आप कॉमन बिलीफ, कॉमन रिचुअल्स, सब लोग मिल के पूजा कर रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, ठीक है। तो आप एक भगवान की पूजा कर रहे हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर वे में कर रहे हैं, तो इससे आपके ग्रुप में वी फीलिंग आएगी, वी फीलिंग, ठीक है। इससे आप सोचेंगे कि आप सब एक हैं, ठीक है। तो समाज में आप दूसरे इंसान के प्रति, आपके खुद के समाज के हीन भावना नहीं रखेंगे, क्योंकि आप सोचेंगे ना कि आप सब लोग मिलके एक भगवान को अपने से ऊपर मान रहे हैं, उसके लिए पूजा कर रहे हैं, एटलीस्ट वो तो आपको देख रहा है। तो उस समाज में लोग आपस में हीन भावना नहीं रखेंगे, सोशल सॉलिडेरिटी प्रमोट होगी, सोशल रिलेशंस स्ट्रांग बनेंगे, सोसाइटी इंटैक्ट रहेगी, सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन रहेगा। तो ये एक सोच है जो आरबी ने दी एक पर्टिकुलर फॉर्म के लिए। अब आगे बढ़ते हैं। फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी, कल्चरल ट्रेट लाइक रिलीजन इज इंडिस्पेंसिबल, ठीक है, रहना जरूरी है। कल्चर कैसा भी हो, सोसाइटी में रहना जरूरी है। अब ये रहना जरूरी है क्यों है, ये इसको देखने के दो नजरिए। एक नजरिया किसने दिया? मलिनो ने, एक आरबी ने। देखिए, इन एवरी सोसाइटी पीपल बिलीव इन सम सॉर्ट ऑफ यूनिवर्सल पावर, हेंस रिलीजन कल्चर इज यूनिवर्सल। क्लियर हो गया? हर एक सोसाइटी में लोग जो हैं यूनिवर्सल पावर के बारे में सोचते हैं कि हम सबके ऊपर एक सुपरनेचुरल होगा या फिर यूनिवर्सल पावर होगी, कोई भी सोसाइटी हो, अथीस्टिक सोसाइटी छोड़ के, ठीक है। सिमिलर वे में मैरिज भी यूनिवर्सल है, ठीक है। दे बोथ बिलीव इन फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी बट शेयर्स अ डिफरेंट फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मतलब सोचने के नजरिए अलग अलग हैं, पर हर एक कल्चर का समाज में रहना जरूरी है, ठीक है। और वो कल्चर यूनिवर्सल क्यों है? क्योंकि उसका एक ऑब्जेक्टिव है, ठीक है, डिफरेंट सोसाइटीज में। जैसे मैरिज इज यूनिवर्सल का अलग ही तरीका है, उसको अलग तरीके से डील करेंगे जब मैरिज पढ़ेंगे। इतना क्लियर हुआ? बस इसमें इतना ध्यान रखना, रहना जरूरी है। क्लियर हुआ? चलिए, तो ये तीन आपको याद हो गए बेसिक पोस्टुलेट्स, फंक्शनल यूनिटी, यूनिवर्सलिटी और इंडिस्पेंसिबिलिटी। अब हम डिफरेंस की बात करते हैं आरबी और मलिनो की। जो रेडक्लिफ ब्राउन है वो फोकस करते हैं सोसाइटी पर, ठीक है। क्लियर है अब तक जितना समझाया है? तो मलिनो किस पे फोकस करेंगे? कल्चर पे फोकस करेंगे। रेडक्लिफ ब्राउन के लिए कल्चर इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि सोसाइटी इंपॉर्टेंट है। उनके लिए कल्चर एक कंस्ट्रक्ट है। वो कल्चर को कैसे देखते हैं? वो देखते हैं कि ऑब्जर्वेशन तो दोनों का है, दोनों ऑब्जर्व करते हैं सोसाइटी को अपने एंगल से। यही तो फंक्शनलिज्म है। आप सोसाइटी को ऑब्जर्व करेंगे अपने एंगल से। अगर आपने सोसाइटी को ऑब्जर्व किया सामने वाले के एंगल से तो वो क्या है? वो पोस्ट मॉडर्निज्म है। क्लियर कर चुका हूं पहले, ठीक है। तो अपने एंगल से आप देख रहे हैं। तो रेडक्लिफ ब्राउन बोलते हैं कल्चर इज कंस्ट्रक्ट, क्योंकि कल्चर जो है आप ऑब्जर्व रेगुलरिटीज एंड बिहेवियर से निकाल पाते हैं। अब ये कैसे है? जैसे कोई एक इंसान है, वो हर मंडे को पीपल ट्री के सामने जाके पानी चढ़ाता है और वो करे जा रहा है, करे जा रहा है, करे जा रहा है। अब उसको देखा देख काफी लोग कर रहे हैं, तो ऑब्जर्व रेगुलरिटी आ गई। अगर मैं उस पर्टिकुलर इंडिविजुअल के हिसाब से देखूं तो उसका ये जो बिहेवियर है वो उसका खुद का एक इंडिविजुअल लेवल पे कल्चर है। अगर पूरी सोसाइटी एज अ होल फॉलो कर रही है तो वो उनका कल्चर बन जाएगा। मंदिर जाना एक कल्चर है ना, ठीक है। ऑब्जर्व रेगुलरिटी इन बिहेवियर, ठीक है। तो इन्होंने बोला कल्चर कुछ नहीं है, कल्चर इज कंस्ट्रक्ट, और कल्चर जो है ये कंस्ट्रक्ट होता है आउट ऑफ ऑब्जर्व रेगुलरिटीज इन बिहेवियर। तो कल्चर को इंपॉर्टेंस ना देते हुए आप सोसाइटी के स्ट्रक्चर की तरफ बढ़िए, ठीक है। जब तक कल्चर इंपॉर्टेंस दे रहा है ना सोसाइटी के स्ट्रक्चर को मेंटेन रखने के लिए, सोशल रिलेशंस को स्ट्रांग करने के लिए, तब तक तो सब बढ़िया है, ठीक है। सोशल एक्सेप्टेंस ऑफ कल्चर
सबसे सुप्रीम चीज है जो इस चीज में लगती है, ठीक है। तो कल्चर को ना ज्यादा इंपॉर्टेंस दी है इन्होंने, रैडक्लिफ ब्राउन ने। इन्होंने बोला है कि कल्चर्स का इंपॉर्टेंस केवल सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रेंथन रहना चाहिए, ठीक है। कल्चर केवल रेगुलरिटीज इन बिहेवियर है। जिस दिन ये रेगुलरिटीज इन बिहेवियर चेंज हो जाएंगी, बात समझ में आ रहा है, जिस टाइम ये रेगुलरिटीज इन बिहेवियर चेंज हो जाएगी तो कल्चर चेंज हो जाएगा, लेकिन सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर बिगड़ना नहीं चाहिए। जो कल्चर है कौन बनाता है? सोसाइटी तो बनाती है। एट द एंड सोसाइटी शुड रिमेन इंटैक्ट, सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर नहीं बिगड़ना चाहिए, बस यही पकड़ के रखना रैडक्लिफ ब्राउन को लेकर। तो कल्चर इज कंस्ट्रक्ट। अब आगे बढ़ते हैं। ही फोकसेस ऑन कंपेरेटिव मेथड, मतलब ये क्या करते थे, ये समाज में डिफरेंसेस और सिमिलरिटीज दिखाने की कोशिश करते थे। यही इनका रिसर्च मेथोडोलॉजी वाला प्रिंसिपल था, इसको तो रटना है। अब आगे बढ़ते हैं। ही फोकसेस ऑन नीड ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का स्ट्रक्चर मेंटेन रहे तो सोसाइटी की एक नीड बनेगी, उस नीड के हिसाब से कल्चर को देखिए, कल्चर के हिसाब से सोसाइटी मत देखिए, ठीक है। मैरिज, फैमिली, रिलीजन, दे कंट्रीब्यूट टू द मेंटेनेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो ये सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करने के लिए सोसाइटी की एक नीड है, उसके लिए कल्चर है। बात समझ रही है? मैरिज, फैमिली, रिलीजन, ठीक है। अब यहां पे सोसाइटी की नीड है, अगर मैं सोसाइटी को जगह में इंडिविजुअल की नीड रख दूं, इसीलिए ये कल्चर्स हैं, ठीक है, तो ये मलिनो का व्यू हो जाएगा, ठीक है। अभी तो हम सोसाइटी के व्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। और सोसाइटी का नीड क्यों है ये? ताकि सोसाइटी चलती रहे, कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी। क्लियर हुआ? रैडक्लिफ ब्राउन का जो फंक्शनलिज्म है, इसमें बोलते हैं स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। स्ट्रक्चर क्यों? क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर की बात हो रही है, सोशल स्ट्रक्चर की बात हो रही है। क्लियर हुआ? मलिनो ने क्या बात किया था? मलिनो को फोकस ऑन कल्चर। मलिनो ने बोला कि कल्चर इज रियलिटी, ठीक है। एज अ ह्यूमन वी कांट इग्नोर कल्चर, कल्चर रियलिटी है। आप ये मत सोचिए, आप सोसाइटी पकड़ के मत बैठिए, कल्चर को भी इंपॉर्टेंस दीजिए, कल्चर के ट्रेड्स को भी इंपॉर्टेंट दीजिए। एज अ ह्यूमन हम कल्चर को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि कल्चर रेगुलेट करता है सोशल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, बायोलॉजिकल एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल लाइफ। एक इंसान की जिंदगी में उस पर्टिकुलर कल्चर का क्या डायमेंशन है, क्या इंपॉर्टेंस है, इसको देखिए। ये बोला मलिनो ने, ठीक है। तो ही फोकसेस ऑन फील्ड वर्क, ये फील्ड वर्क मेथोडोलॉजी पे काम करते हैं। फील्ड वर्क वही किसने बनाया? फ्रांस बोस ने। तो फील्ड वर्क पे पूरा आगे हम टॉपिक खोलेंगे पूरी प्रॉपर तरीके से। ही फोकसेस ऑन इंडिविजुअल नीड्स, ठीक है। मैरिज, फैमिली, रिलेशन, दे फुलफिल द नीड्स ऑफ इंडिविजुअल। जो मेलिनोस्की का जो फंक्शनलिज्म है उसको बोलते हैं फंक्शनलिज्म ऑफ कल्चर। क्लियर हुआ? इतना तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। फंक्शनलिज्म बनाया किसने बताओ? डुर्खिम ने बनाया है। और फंक्शनलिज्म के दो जो उसकी मतलब दो व्यू निकले हैं फंक्शनलिज्म में। एक फंक्शनलिज्म ऑफ कल्चर किसने बनाया? मलिनो ने। और स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म किसने बनाया? रैडक्लिफ ब्राउन ने। इतना रट गया? तो फंक्शनलिज्म की डिबेट आएगी तो सबसे पहले अगर आप फंक्शनलिज्म के बारे में आएगा तो यूयूआई लिखेंगे। यू बोले तो यूनिटी, फंक्शनल यूनिवर्सलिटी, फंक्शनल इंडिस्पेंसिबिलिटी। यूनिटी बोले तो ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी डालेंगे। यूनिवर्सलिटी आएगा तो आप डालेंगे कि यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ हर एक कल्चर, यूनिवर्सल फंक्शन ऑफ ईच ट्रेट ऑफ कल्चर। और इंडिस्पेंसिबिलिटी आप डालेंगे रहना जरूरी है, कल्चर का सर्वाइवल जरूरी है फॉर सोसाइटी के सर्वाइवल के लिए। तो ये तीन चीजें आप डालेंगे, ठीक है। ये तो हमने बात किया कि क्या मतलब सिमिलैरिटीज थी और थोड़ा सा डिफरेंस भी समझा। थोड़ा डिफरेंस रिवाइज करते हैं मेलिनो और रैडक्लिफ ब्राउन के बारे में। मेलिनो का फोकस है कल्चर पे और मेलिनो ने बोला है कल्चर रियलिटी है। फील्ड वर्क यूज किया है इन्होंने और इंडिविजुअल नीड पे फोकस है। आरबी ने क्या किया? आरबी ने सोसाइटी को इंपॉर्टेंस दी है और बोला है कि कल्चर इज कंस्ट्रक्ट, कंपेरेटिव मेथड का इस्तेमाल किया है और सोसाइटी की नीड पे फोकस किया है। बहुत आराम से 15-15 नंबर के पॉइंट्स तैयार हो रहे हैं, ठीक है। अब एंटर कर रहे हैं बिल्कुल स्पेसिफिक हो गए रैडक्लिफ ब्राउन के बारे में। स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म की एंट्री करते हैं, ठीक है। फंक्शनलिज्म का एक बड़ा स्कूल स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म। कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर आता है सबसे पहले इसमें स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। दूसरा आता है कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन, फंक्शन का कॉन्सेप्ट। और तीसरा आता है फंक्शनलिज्म, फंक्शनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, ठीक है। ये सब आएगा। तो सबसे पहले हम उठाते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ये सोशल स्ट्रक्चर है क्या? तो हिज कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर रिफर्स टू नेटवर्क ऑफ एग्जिस्टिंग सोशल रिलेशनशिप। सोशल स्ट्रक्चर का मतलब है कि किस तरीके से समाज में रिलेशनशिप्स बनी हुई हैं, समाज में किस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ किन रिश्तों के साथ इंटीग्रेटेड हैं, ठीक है। तो ये है सोशल स्ट्रक्चर। समाज में वो बाइंडिंग फोर्सेस
को ऑब्जर्व करना कि जिससे पूरा समाज इंटीग्रेटेड रहे, यही है सोशल स्ट्रक्चर। तो सोशल स्ट्रक्चर इज इक्वल टू नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप्स। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ, अब फैमिली एज अ होल आप समझने की कोशिश करते हैं। सोशल स्ट्रक्चर छोटे लेवल पे कोई भी चीज हो समाज की, आप किसी भी पर्टिकुलर लेवल तक तोड़ सकते हैं, किसी भी पर्टिकुलर लेवल तक जोड़ सकते हैं। ठीक है, अब इसमें फैमिली की अगर बात करूं, किसी समाज में सबसे छोटी इकाई फैमिली है, तो फैमिली में भी सोशल रिलेशन है खूब सारी, और जितना डीप आप घुसेंगे उतने ही स्ट्रॉन्ग सोशल रिलेशन बनते चले जाएंगे। ठीक है, समाज में जितना ऊपर होंगे उतने ही वीक सोशल रिलेशन होंगे। जैसे जैसे स्टेप बाय स्टेप आप अंदर घुसेंगे फैमिली, उसके बाद हस्बैंड वाइफ का रिलेशन, भाई बहन का रिलेशन, किन्स का रिलेशन, ये सब चीजें उतनी ज्यादा स्ट्रेंथन हो रही हैं। ठीक है, तो सोशल स्ट्रक्चर ऑफ फैमिली कंसिस्ट ऑफ रिलेशन ऑफ फादर मदर एंड डियर चिल्ड्रन। ठीक है, तो इनके आपस की रिलेशन भी एक सोशल स्ट्रक्चर है। ट्राइबल्स जैसे हैं, कुछ बड़े ट्राइबल्स की बात करता हूं, मुंडा और राव, उसमें भी सोशल स्ट्रक्चर है। ठीक है, उनकी जो सोशल यूनिट्स हैं, जैसे मैंने बोला कि फैमिली में सबसे ज्यादा सोशल रिलेशनशिप स्ट्रांग रहती हैं। फैमिली के बाद उनका लीनिएज आता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर लीनिएज जिसमें लाइन ऑफ डिसेंट होती है, प्रॉपर्टी जाती है, तो एक पर्टिकुलर लीनिएज बनता है। ठीक है, उसके बाद एक क्लान बनता है, एक इनका कुल बनता है, फिर बनता है फ्रेटरी। अब ये सब क्या है, ये सब मैं पढ़ाऊंगा जब मैं आपको किनशिप वगैरह बताऊंगा। तो बस इतना याद रखना, फैमिली से लीनिएज बनेगा, लीनिएज से क्लान बनेगी, क्लान से फ्रेटरी बनेगी, फ्रेटरी से मोइटी बनेगी, मोइटी से ट्राइब बनेगी। ठीक है, तो ये एक सिस्टम है ट्राइब बनने का। ठीक है, अब ये पूरे सिस्टम को सोशल स्ट्रक्चर बोला गया है क्योंकि ये सब इंटीग्रेटेड है किसी ना किसी फॉर्म में, कुछ ना कुछ बाइंडिंग फोर्सेस के साथ, जिसने पूरा समाज को एक सोशल स्ट्रक्चर बनाया है। ठीक है, अब पूरे समाज को बचाना है तो समाज की नीड देखनी है, तो आखिरकार ये भी तो जानना है समाज है क्या, तो समाज यही है, ये ट्राइबल समाज है। हर एक समाज का अपना अपना बाइंडिंग फोर्सेस होगा, उन बाइंडिंग फोर्सेस को पहचानना है, तो वही सोशल स्ट्रक्चर बनेगा। क्योंकि सोशल स्ट्रक्चर सोशल रिलेशनशिप से बनता है, नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। ये नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप बेस्ड है कुछ बिलीफ्स पे, कुछ रिचुअल्स पे, कुछ कल्चर्स पे, उनको इंटैक्ट रखना है। आफ्टर ऑल यू हैव टू सेव एंटायर सोसाइटल सोशल स्ट्रक्चर, जिसको प्रपोज किया है स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म में। अरे तो सोशल स्ट्रक्चर इज अरेंजमेंट ऑफ दीज सोशल यूनिट्स, ये सोशल यूनिट्स का बनना। देखिए मेरा प्लान तो ये चल रहा है कि आराम से खत्म हो रहा है। ठीक है, एट द एंड जाके जब मैं पूरा खत्म कर दूंगा तो मैं 5 घंटे का एक बड़ा रिवीजन वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थॉट को कंप्लीट करने का, उसमें मैं आपको सब कुछ जो पढ़ा है, बस नोट्स को इंटैक्ट रखिएगा। एट द एंड आपके पास एक मोटा बंडल बन जाएगा थॉट मॉड्यूल का। ठीक है, जब वो रिवाइज कराऊंगा तो आपको इतने डीप में नहीं ले जाऊंगा, पर आपको ऊपर ऊपर से सब रिवाइज करा दूंगा, क्योंकि लिखना क्या है ये पता होना चाहिए। ठीक है, बकवास मत करना, क्योंकि जो मैं पॉइंट्स बता रहा हूं बस यही डालो, नंबर बहुत अच्छा मिलने वाला है। ठीक है, अगर इस लाइन से हटेंगे और आपने बकवास करनी स्टार्ट करी, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म के बारे में 2 लाइन लिख के बस पहले पढ़े, कुछ भी पहले पढ़े, आज किताब में जाओ भाई कितना सब कुछ मिलता है, पर हमें लिखना क्या है ये तो पता नहीं होता ना। ठीक है, अगर आपने ऑर्गेनाइज वे में नोट्स को अरेंज कर लिया और बार बार उसको रिवाइज किया, बार बार आपको रिवाइज किया। ठीक है, क्योंकि भाई देखो एंथ्रोपोलॉजी में क्वेश्चंस बहुत लिमिटेड है। ठीक है, क्वेश्चंस इतने लिमिटेड है कि आपके पास इतना टाइम होता है कि आप हर एक क्वेश्चन को पकड़ के रट्टा मार के उसको खत्म कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर है। मैक्सिमाइज मार्क्स को करना एंथ्रोपोलॉजी में बहुत आसान है, लेकिन पहले सिलेबस को अच्छे से खत्म कर लो और कंटेंट को ऑर्गेनाइज कर लो, कॉन्सेप्ट्स को यहां रखो। ठीक है, ताकि अगर कोई क्वेश्चन आए तो इंस्टेंटली आंसर कैसे बनाना है ये आना चाहिए। ठीक है, हमारा जो आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है ना, उसमें मैं क्या कर रहा हूं, 2 हफ्ते पूरे कंप्लीट हो चुके हैं आंसर राइटिंग प्रोग्राम में। ठीक है, और ये जो मॉड्यूल चलता रहेगा, हम छोटे छोटे स्पेसिफिक एरियाज को पकड़ते हैं और उन स्पेसिफिक एरियाज में से इतने क्वेश्चंस आपसे करवाएंगे, इतने क्वेश्चंस करवाएंगे, ठीक है, कि आपको आदत लग जाएगी। ठीक है, अभी तो हम ये बोल रहे हैं कि भाई आप पढ़िए, जैसे आपको पूरा वीक दिया हमने, पूरे वीक में हमने आपको एक बहुत छोटा टॉपिक दे रखा है उस पर्टिकुलर मॉड्यूल का। ठीक है, आप उस पर्टिकुलर मॉड्यूल को पूरी तरह से किताबों से पढ़ रहे हैं, भाषा में किताब पढ़ रहे हैं, उसके बाद आंसर लिख रहे हैं। हम तो इतना तक कह रहे हैं कि आप कॉपी करके हमें दीजिए। ठीक है, हमको कोई फर्क नहीं पड़ता, बस फर्क हमको इतना पड़ता है कि आपको लिखना चाहिए। ठीक है, अगर आप नहीं लिख रहे हैं तो ये बहुत बड़ी दिक्कत है। एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल आपके साथ रहना चाहिए ड्यूरिंग द प्रिपरेशन। ठीक है, आफ्टर ऑल इट्स योर ऑप्शनल, द गेम दैट मेक्स एंड ब्रेक्स। इतना तो जान ही गए होंगे ना ऑप्शनल प्रिपरेशन कितनी इंपॉर्टेंट है। कि जीएस का भरोसा नहीं, कब नंबर बढ़ेगा कब नहीं घटेगा। एंथ्रोपोलॉजी एज एन ऑप्शनल कैन गारंटी यू अबव 350।
बशर्ते सही डायरेक्शन में आप चल रहे हैं। ठीक है, अगर आप जुड़ना चाहते हैं तो भाई 400 रुपये हमारा इसमें डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम का पूरा पेपर 2 है। 400 रुपीज में पूरा पेपर 2 हम करा रहे हैं। ठीक है, डेली दो क्वेश्चन करके। ठीक है, और ये पूरा पेपर 2 कितना चल रहा है, 6 हफ्ते चलेगा, 6 वीक्स। ठीक है, और काफी सारे टीचर्स लगे हुए हैं चेक करने के लिए, जो रिव्यू करते हैं, मुझसे भी काफी सीनियर हैं। ठीक है, जो बड़ी बड़ी इंस्टीट्यूट से जुड़े हुए थे ORN में। ठीक है, आप एक बार ऑब्जर्व करके देखिए जो हमारे ग्रुप में एक्टिविटीज चल रही हैं, कोई भी बकवास नहीं है, कुछ भी नहीं हो रहा। ठीक है, चलिए, वो आप पे निर्भर करता है। अगर आप वैसे ही ऑब्जर्व करके चल सकते हो तो चलिए। ठीक है, चलिए, तो हमारा क्या था रैडक्लिफ ब्राउन में, कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर मैंने बता दिया। व्हाट इज सोशल स्ट्रक्चर? इट इज अ नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। तो आपको याद क्या करना है, नोट्स जब आप पढ़ेंगे तो बकवास मत याद करना, गोला कर लेना। सोशल स्ट्रक्चर क्या है? नेटवर्क ऑफ सोशल रिलेशनशिप। आंसर में यही तो डालना है भाई। दूसरा है व्हाट इज कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन। अब रैडक्लिफ ब्राउन ने कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन दिया है, क्योंकि फंक्शन को देखने के 2 नजरिए थे। फंक्शन मतलब यूटिलिटी ऑफ कल्चर विथ रिस्पेक्ट टू इंडिविजुअल, यूटिलिटी ऑफ कल्चर विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी, और ये विथ रिस्पेक्ट टू सोसाइटी वाला ही तो कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन रैडक्लिफ ब्राउन के अकॉर्डिंग होगा। तो हिज कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन इज रिलेटेड टू द कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। तो उन्होंने पूरे फंक्शन को सोशल स्ट्रक्चर से जोड़ दिया। फॉर रैडक्लिफ ब्राउन, फंक्शन रिफर्स टू द कॉन्ट्रीब्यूशन इट मेक्स एज अ पार्ट फॉर द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर सोसाइटी। जो कल्चर का जो फंक्शन होगा सोसाइटी में, वो क्या होगा, वो केवल और केवल सोशल स्ट्रक्चर को मेंटेन करना चाहिए, सोसाइटी आगे तक चलती रहे, बस इसको देखे। यही कॉन्सेप्ट ऑफ फंक्शन दिया किसने? रैडक्लिफ ब्राउन ने। ठीक है, अब वो क्या बिलीव करते हैं दिखाता हूं। जैसे मैंने यहाँ पे एक डायग्राम बनाया है, प्रॉपर बना हुआ है, उसमें एक इंसान है, इंसान का अपने लंग्स दिखाया, हार्ट दिखाया, लीवर दिखाया, किडनी दिखाया। इन्होंने ये बोला है कि सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म। सोसाइटी एक ऑर्गेनिज्म की तरीके से है, और इस पूरे मेथड को बोलते हैं ऑर्गेनिज्मिक एनालॉजी, कि किसी भी चीज को ऑर्गेनिज्म से कंपेयर करना। और ये पूरा दिया था डुर्खिम ने। ठीक है, तो डुर्खिम की आइडियोलॉजी उठाई हुई इन्होंने, ऑब्वियसली पूरा स्कूल डुर्खिम का है। ठीक है, तो एक इंसान है, फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, ध्यान सुनो ना, द पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी, द फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन ऑर्गेनिज्म द पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ अ बॉडी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली, एंड सिंस दीज बॉडी ऑर्गन्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर। अब देखो, एक ऑर्गेनिज्म के अंदर किडनी है, हार्ट है, लीवर है, पेनक्रियास है। अगर किसी का पेनक्रियास खराब हो जाए, इंसान बचेगा? किसी का हार्ट खराब हो जाए, सीधे मौत। लीवर खराब हो जाए, भले बाकी सब मस्त चल रहा है, ठीक है, लीवर खराब हो जाए, मर जाएगा। किडनी खराब हो जाए, मर जाएगा, अनटिल एंड अनलेस उसे आप एक्सचेंज ना करें। ठीक है, पहले तो एक्सचेंज नहीं होता था ना। ठीक है, तो किडनी हो गया, हार्ट हो गया, लीवर हो गया, पेनक्रियास हो गया, और भी बॉडी के ऑर्गन्स हैं, वाइटल ऑर्गन्स। ठीक है, तो सोसाइटी में ऐसे काफी सारे वाइटल कल्चर्स होते हैं, उनका इंटैक्ट रहना भी जरूरी है। अगर आपने सोसाइटी से मैरिज खत्म कर दिया, क्या सोसाइटी बचेगी? जैसे लिव इन रिलेशनशिप पे क्वेश्चन बना था। ठीक है, अब आपको लगा होगा बीइंग अ जीएस स्टूडेंट की यार ये तो आपने जीएस का क्वेश्चन दे दिया। नहीं भाई, जीएस का क्वेश्चन नहीं है वो एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन है, लिव इन रिलेशन। आपको वो उठा के लाना है, रैडक्लिफ ब्राउन का स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म लगाना है, सोशल स्ट्रक्चर। यही तो है एप्लीकेशन ऑफ थॉट इन रिलेटिंग टू आंसर। आज मैं आपको 2-4 आंसर खोलूंगा जरूर, जिससे आपको यह लग जाएगा कि थॉट पढ़ना क्यों जरूरी है। जब तक आंसर में एक आध रिसर्चर ना आए ना, जब तक आंसर में एक आध फिनोमिना ना आए, एक आध थ्योरी ना घुसे, तब तक वो आंसर एंथ्रोपोलॉजिकल आंसर दिखता नहीं है। ठीक है, मेजॉरिटी ऑफ आंसर, इवन फिजिकल एंथ्रोपोलॉजी ऑल्सो, थॉट का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, बस नजरिए की बात है। यू हैव टू यूज द ब्रेन, हाउ टू यूज थ्योरीज इन योर आंसर्स। ठीक है, देखो 2 चरण होते हैं एक अच्छा एंथ्रोपोलॉजिकल आंसर लिखने के लिए। पहला, थ्योरीज से भरो, थ्योरीज को पहचान लो क्या कहना चाह रहा है आंसर, और दूसरा उसमें इंडियन केस स्टडीज जोड़ो, इंडियन केस स्टडीज। ठीक है, हर जगह नहीं जुड़ती हैं, मैं तो मानता हूं, लेकिन जहां जुड़नी चाहिए वहां नहीं जोड़ी तो ब्लंडर है। 350 चेस करना ही करना है। ठीक है, चलिए कहां पे थे? दोबारा से बोलता हूं, अब थोड़ी कम बकवास करूंगा, बहुत बकवास करता हूं। फॉर द सर्वाइवल ऑफ एन इंडिविजुअल द पार्ट्स एंड ऑर्गन्स ऑफ बॉडी मस्ट फंक्शन प्रॉपरली, एंड सिंस दीज बॉडी ऑर्गन्स डिपेंड्स ऑन ईच अदर, फेलियर ऑफ any of these may lead to the death of the organism. In the very similar way, if any critical institution of society या फिर critical culture of society collapses, it may lead to fall of entire social structure. तो सोसाइटी को कंटिन्यू रखना है ना, सोसाइटी का सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रखना है ना,
समाज में जो रिलेशनशिप है वो इंटैक्ट रहनी चाहिए। तो हमको उन सारे फोर्सेस को देखना होगा जो इन समाज में रहने वाली रिलेशनशिप को वीकन अप करेंगी, उनको रोकना है हमें। ठीक है, अगर वो आएंगे तो हमारे कल्चर चेंज हो सकते हैं, और अगर हमारे कल्चर चेंज होंगे तो समाज की ये जो रिलेशनशिप है, वेस्टर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट, मॉडर्नाइजेशन का कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये सारे कॉन्सेप्ट है ना, ये सब लग जाएंगे। अब ये कैसे लगेंगे, ये स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म सिखा देगा आपको। ठीक है, बताऊंगा पूरा अच्छे से। अब जैसे डायग्राम बनाया प्रॉपरली फ्लो चार्ट के फॉर्म में, सोसाइटी में मैरिज है, फैमिली है, किनशिप है, रिलीजन है। ऑर्गेनिज्म में देखिए किडनी है, हार्ट है, लीवर है, पैनक्रियास है। दोनों का अलग अलग वर्जन है, पर समझने का तरीका कितना आसान है। इनमें से एक भी इंस्टीट्यूशन अगर फेल होगा तो सोसाइटी का एज अ सोशल स्ट्रक्चर खतरे पे आ जाएगा। ठीक है, और इनमें से कोई भी एक ऑर्गन फेल होगा तो इंसान की जिंदगी खतरे पे आ जाएगी। तो इंसान की जिंदगी ही सोसाइटी से कंपेयर कर दी है, मेटाफोर। द फंक्शन ऑफ दीज कल्चर्स, जो इंस्टीट्यूशन है समाज के, एंड इंस्टीट्यूशंस कंट्रीब्यूट टू द कंटिन्यूएशन इन द मेंटेनेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। वाई हिज फंक्शनलिज्म इज स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म, जो इनका फंक्शनलिज्म है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्यों है, इसको समझने की कोशिश करिए। बिकॉज ही फोकसेस ऑन मेंटेनेंस ऑफ सोशल स्ट्रक्चर, क्योंकि इन्होंने क्या फोकस किया है, इन्होंने फोकस किया है सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए। ठीक है, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म क्यों कहलाया इनका फंक्शनलिज्म, क्योंकि इन्होंने बोला है सोशल स्ट्रक्चर मेंटेन रहना चाहिए सोसाइटी का। इन्होंने ये बोला है कि आप यूटिलिटी और फंक्शन ऑफ कल्चर पे ध्यान रखिए। देखो, कोई भी कल्चर है उसका फंक्शन आप देखिए इन विथ रिस्पेक्ट टू द मेंटेनेंस ऑफ दिस सोशल स्ट्रक्चर दैट हेल्प्स इन द कंटिन्यूएशन ऑफ द सोसाइटी एंड विच रीइंफोर्सेस द सोशल रिलेशनशिप दैट एग्जिस्ट बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी। ठीक है, इसीलिए सोशल स्ट्रक्चर बीच में रहा है, केंद्र बिंदु रहा है, इसीलिए इनके फंक्शनलिज्म जो यूटिलिटी ऑफ कल्चर है वो स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कहलाया है। लिख पाएंगे? चलिए, अब तीसरा पॉइंट इन्होंने दिया, फंक्शनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। क्या बोला? फंक्शनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। देखिए, एवरी सोसाइटी इज लाइक एन ऑर्गेनिज्म, जैसे मैंने बोला अभी तक, और इसके अंदर काफी सारे ऑर्गन्स हैं और वो इंटर रिलेटेड हैं। उसी हिसाब से ट्राइबल सोसाइटी में बात करता हूं। ठीक है, सारे सिस्टम है, इकोनॉमिक सिस्टम है, उनका पॉलिटिकल सिस्टम है, उनका कल्चरल सिस्टम है, ये खूब सारे सिस्टम्स हैं। ऑल दी सिस्टम फंक्शन टू एनहांस, इससे क्या होगा? कोऑपरेशन बढ़ेगा समाज में, एंड इट रिड्यूसेस कन्फ्लिक्ट्स एंश्योरिंग द कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी। सोसाइटी कंटिन्यू रहेगी। जैसे आपने समाज में कोऑपरेशन बढ़ाया, आपने कन्फ्लिक्ट घटाया। ठीक है, आपके समाज के जो भी सिस्टम्स है ना ट्राइबल सोसाइटी के, ये क्या करते हैं? ये कोऑपरेशन बढ़ाते हैं समाज में और ये कन्फ्लिक्ट को हटाते हैं। इसी से सोसाइटी इंटेक्ट रहती है, सोशल नेटवर्क स्ट्रांग रहते हैं, सोशल रिलेशन स्ट्रांग रहते हैं। ठीक है, तो यही है फंक्शनिंग ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। दिस फंक्शनलिस्ट व्यू इज वेरी इंपॉर्टेंट इन आंसर राइटिंग इन ऑप्शनल, ये तो पता ही है। अब जैसे कुछ मेजर क्वेश्चंस में खोलूंगा, ठीक है, आपको ये मैं दिखा दूंगा किस तरीके से, पकड़ के रखिएगा। खूब सारे क्वेश्चन आएंगे जो आपको दिखेंगे कि इकोनॉमिक नेचर के हैं, इसको इकोनॉमिकली डील करना चाहिए, पर ध्यान रखना हर एक क्वेश्चन का एटलीस्ट इन एंथ्रोपोलॉजी एक सोशल गोल होगा, उसको पहचानना है हमें। ठीक है, वरना एंथ्रोपोलॉजी पढ़ी तो पढ़ी क्या। जैसे मैं क्वेश्चन एग्जाम्पल की तरह दिखाता हूं। सबसे पहले क्वेश्चन आया था 1981 में, इकोनॉमिक रिलेशन एज एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशन। अब आपको देखना है इकोनॉमिक रिलेशन एज एन एस्पेक्ट ऑफ सोशल रिलेशन। जैसे कि गिफ्ट एक्सचेंज है ट्राइबल सोसाइटी में। ठीक है, अब ये गिफ्ट एक्सचेंज है, ये एक कल्चर है एक पर्टिकुलर सोसाइटी का, तो इसका कुछ यूटिलिटी होगा, कुछ फंक्शन होगा। ये क्यों है? क्यों है? क्योंकि इट एम्स टू इंक्रीज द कोऑपरेशन इन द सोसाइटी। सोसाइटी में कोऑपरेशन को स्ट्रांग करता है। अब कोऑपरेशन इन सोसाइटी हेल्प्स टू लिव देम इन हार्श एनवायरमेंट्स। अगर समाज के लोग आपस में कोऑपरेट करेंगे तो बड़ी से बड़ी मुसीबत या बड़े से बड़े टफ एनवायरमेंट को भी जीत पाएंगे। एकत्रित होना जरूरी है, बड़ी सी बड़ी मुसीबत को डील करने के लिए साथ में रहना जरूरी है। तो साथ में रहने के लिए जो सोशल रिलेशंस एग्जिस्ट करते हैं किसी समाज में, उनको स्ट्रांग रखने के लिए, किसी सोशल स्ट्रक्चर में जो लोग रह रहे हैं उनके रिलेशंस को स्ट्रांग रखने के लिए एक प्रिंसिपल है गिफ्ट एक्सचेंज ट्राइबल सोसाइटीज में, गिफ्ट एक्सचेंज। ठीक है, भले ही ये मेथोडोलॉजी है, ये इकोनॉमिक आपको दिखती है, पर इसका गोल सोशल है और काफी बड़ा है। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन दिखाता हूं तुम्हें, रेसिप्रोसिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन। ये एक कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी का, पढ़ेंगे उस समय समझाएंगे। 1983 में आया था ये। अब देखो, इससे क्या होता है, समाज में आप आपस में एक्सचेंज करते हैं चीजों का। ठीक है, या फिर समाज में आप इक्वली रूप से डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, पॉटलेज वगैरह बहुत सारी चीजें हैं। ठीक है, इससे क्या होता है, समाज में कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं, कोई ज्यादा अमीर नहीं होता, कोई ज्यादा गरीब नहीं रहता, हीन भावना ज्यादा नहीं होती। ठीक है, सब सर्वाइवल पे चलते हैं, उतना ही रखते हैं जितना सर्वाइवल के लिए जरूरत है। ट्राइबल सोसाइटीज में बात कर रहा हूँ एटलीस्ट। तो जिससे क्या होता है, कन्फ्लिक्ट्स, हीन भावना नहीं होती, कन्फ्लिक्ट्स कम होते हैं। ठीक है,
सामने वाले के प्रति आप बुरा नहीं फील करते हैं कि मतलब यार ये तो बहुत अमीर हो गया, इस तरह की भावना नहीं आती है, यार ये तो बहुत अपने बारे में सोचता है, कोई क्लेवर सोच लगता है, ठीक है। जब तक समाज में इस तरह की भावना नहीं होगी ना, तो सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। थोड़ा फील करने की कोशिश करना, इससे कन्फ्लिक्ट्स गिरेंगे, समाज में कोऑपरेशन बढ़ती है, समाज के लोगों के बीच में कोऑपरेशन बढ़ती है, इससे जो है सोशल बॉन्डिंग एनहांस होती है, रीइंफोर्स्ड होती है, ठीक है, समझ में आया। अब देखो, दिस रिड्यूसेस, जो मैंने बताया रेसिप्रोसिटी एंड रीडिस्ट्रीब्यूशन, इससे कन्फ्लिक्ट्स घटेंगे और समाज में कोऑपरेशन बढ़ेगी, ठीक है। खूब सारे कल्चर्स हैं, रेसिप्रोसिटी एक कल्चर है, रीडिस्ट्रीब्यूशन एक कल्चर है, गिफ्ट एक्सचेंज एक कल्चर है, सेरेमोनियल एक्सचेंज एक कल्चर है, पॉटलेज एक कल्चर है, ठीक है। इससे वाया फंक्शंस और यूटिलिटी ऑफ, ये सब इनके कुछ फंक्शन, ये सारे कल्चर्स हैं, इनकी अपना कुछ यूटिलिटी है। व्हाट इज यूटिलिटी ऑफ दीज, सब कुछ, इन सब का यूटिलिटी है क्या? समाज में कोऑपरेशन को बढ़ाना और कन्फ्लिक्ट्स को गिराना। और ये सब क्या करेगा? दे ऑल हेल्प फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। आप देख रहे हो, समाज में कोऑपरेशन होना, कन्फ्लिक्ट्स गिरना, इससे समाज का सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहता है। तो हर एक आंसर का एक स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट व्यू आ रहा है, हर एक इकोनॉमिक व्यू पॉइंट का एक सोशल गोल है, और वो सोशल गोल समाज के सोशल स्ट्रक्चर को बना के रखा हुआ है, ठीक है। तो एंथ्रोपोलॉजी में थॉट का इस्तेमाल देख रहे हो किस तरीके से किया गया है। अब रिलीजन की बात हो रही है, रिलीजन या फिर टोटम। रिलीजन हेल्प्स टू बाइंड पीपल इन सोशल रिलेशनशिप, वी फीलिंग जो आती है। अब कॉमन बिलीफ हो गया, रिचुअल हो गया, दे हेल्प्स टू प्रमोट वननेस इन सोसाइटी, पूरा समाज एक होकर रहता है। इट रीइंफोर्सेस सोशल आइडेंटिटी, जिससे सोशल आइडेंटिटी रीइंफोर्स रहती है, ठीक है। अब ये काम तो अपने नेचर आपका सोशल है, आपने रिलीजन जो प्रैक्टिस कर रहे हैं, किसी एक सुपर नेचुरल को आप पूरा समाज अपने ऊपर मानकर उसकी पूजा कर रहा है, इससे पूरा समाज इकट्ठा है, समाज में जो रिलेशनशिप्स हैं वो स्ट्रांग होती हैं, वी फीलिंग आती है, ठीक है। यही तो सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखेगा। अब रिलीजन को देखने का ये नजरिया स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ने जो हमें दिया, ये काफी अलग है जो फंक्शनलिज्म ऑफ कल्चर मेलिनोस्की देगा। वो ये बोलेंगे कि ये जो रिलीजन है, अगर एक इंडिविजुअल पर्सपेक्टिव की बात करूं तो इंडिविजुअल का साइकोलॉजिकल नीड है रिलीजन, इंडिविजुअल को डिप्रेशन से दूर रखता है रिलीजन, इंडिविजुअल को एस्केपिस्ट व्यू देता है रिलीजन, इंडिविजुअल के लिए काफी जरूरी है रिलीजन, ठीक है। क्लियर हुआ? तो वो उस फॉर्म में है। सोशल के स्ट्रक्चर, सोसाइटी को एज अ आइडेंटिटी आप देखते हैं और उसके कंटिन्यूअस की बात करते हैं, तो उसमें रिलीजन का अपना एक रोल है। इतना क्लियर हुआ? अब अगर आप बात करें, क्वेश्चन बना था और मैंने दिया भी था आपको पेपर 2 में, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइबल मार्केट, लोगों का आंसर बड़ा खूब अच्छा था। अब इसमें इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस ऑफ ट्राइबल मार्केट में लोगों ने क्या किया है, भर भर के इकोनॉमी डाली है। ट्राइबल्स का उद्धार हो रहा है, ट्राइबल्स के लिए मार्केट में डिमांड आ रही है, ठीक है मतलब उनके हाथों में पैसा आ रहा है, इस तरह की चीजें डाली हैं, ठीक है। भाई एंथ्रोपोलॉजी का आंसर लिख रहे हो तो एंथ्रोपोलॉजिकल पर्सपेक्टिव देना पड़ेगा। ये कैसे होगा? देखो, ट्राइबल मार्केट भले ही आपको इकोनॉमिक नेचर दिख रहा है, क्वेश्चन का नेचर इकोनॉमिक दिख रहा है, पर हर एक चीज एंथ्रोपोलॉजी में एक सोशल गोल आपको जरूर देगा। उस सोशल गोल को पकड़ना है, और अगर आप थॉट लेवल तक सोच गए तो नंबर आपको मिलेंगे परफेक्ट, ठीक है। अब देखिए, इन ट्राइबल मार्केट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल इज नॉट ओनली इकोनॉमी, ठीक है। ट्राइबल मार्केट में जो कलेक्शन, जो लोग इकट्ठे होते हैं, उनका इकोनॉमी एक मेजर ऑब्जेक्टिव नहीं है, ठीक है, बट इट हैज मेनी एलिमेंट्स। देखो, इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस क्वेश्चन में पूछा जरूर है, मानता जरूर हूं मैं, लेकिन अगर एंथ्रोपोलॉजी में आप इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस लिख रहे हैं तो आपको सोशल पर्सपेक्टिव पहले देना होगा, फिर आप चीजें डालिए जो आप डाल रहे हैं, ठीक है। इन ट्राइबल मार्केट द ऑब्जेक्टिव ऑफ कलेक्शन ऑफ पीपल इज नॉट ओनली इकोनॉमी बट इट हैज मेनी एलिमेंट्स, खूब सारे एलिमेंट्स हैं। ट्राइबल मार्केट इज अ सेंटर ऑफ कन्वेइंग रेलिवेंट इंफॉर्मेशन अबाउट देयर फेस्टिवल्स, बिलीफ, मीटिंग्स, सॉल्विंग स्मॉलर इश्यूज, सेरेमोनियल मीटिंग्स, फिक्सिंग मैरिजेस, शोइंग प्रेजेंटेशन ऑफ डांसेस एंड सॉन्ग एंड अदर कल्चर्स। देखो, जो ट्राइबल मार्केट है वहां पे वो लोग अपना केवल वो उनके लिए एक बाजार नहीं है, सामान बेचना, बार्टर सिस्टम और ये सब चीजें नहीं है वहां पे, केवल है, लेकिन और भी चीजें हैं। जैसे वहां पे वो लोग अपना मैरिज फिक्स करते हैं, लोग इकट्ठे होते हैं, समाज के सारे लोग, ठीक है, वहां पे अपना फेस्टिवल की डेट्स डिसाइड करते हैं, अपनी बिलीफ्स और रिचुअल्स के बारे में बात करते हैं, मिलते हैं लोग वहां पे, छोटा मोटा जो झगड़ा होता है वहां सॉल्व किया जाता है, ठीक है। कुछ मीटिंग्स होती हैं शादियों के लिए, और कुछ अंगूठी पहनाते हैं वो लोग भी किसी अलग फॉर्म में, वो भी वहाँ हो जाता है, ठीक है। वहाँ पे अपने फोक डांसेस को परफॉर्म करने का मौका मिलता है क्योंकि वहाँ भीड़ आती है, अपने कल्चर को प्रेजेंट करने का मौका मिलता है। कोई बड़ी इंफॉर्मेशन कन्वे करनी है सरकार के द्वारा या फिर सरकार के प्रतिनिधियों के द्वारा, तो वो ट्रैवल मार्केट के जरिए हो सकती है, ठीक है।
और क्या हो सकता है, कुछ छोटे इश्यूज को सॉल्व करना है, सेरिमोनियल मीटिंग्स करानी है। तो ये काफी सारे ऑब्जेक्टिव्स हैं। अब इन सब से क्या हो रहा है, इन सब चीजों से क्या हो रहा है, समाज में जो सोशल रिलेशंस हैं वो स्ट्रांग हो रही हैं, रीइंफोर्स हो रही हैं, कोऑपरेशन बढ़ रहा है, ठीक है, कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, ठीक है, सुलझा दी ना यहाँ पे, कन्फ्लिक्ट्स कम होंगे, सोशल स्ट्रक्चर इंटैक्ट रहेगा, सोशल नेटवर्क स्ट्रांग होगा, समाज में लोगों के बीच की रिलेशनशिप बॉन्ड स्ट्रांग बनेंगे, तो सोसाइटी आगे कंटिन्यू करेगी एज अ होल। तो ये एक पर्सपेक्टिव देना एंथ्रोपोलॉजी के आंसर में मैं समझना बहुत जरूरी है। इतना तो आप भी समझ के होंगे रेडक्लिफ ब्राउन को पढ़ने के बाद। इन आंसर यू हैव टू गिव इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस विच वुड बी डेल्ट इन इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी। इकोनॉमिक एंथ्रोपोलॉजी में इसका इकोनॉमिक सिग्निफिकेंस पूरी तरह से समझाऊंगा मैं। देखो, सच ट्राइबल मार्केट्स ऑब्जेक्टिव बिकम्स मल्टी डायमेंशनल। इन ट्राइबल मार्केट्स के जो ऑब्जेक्टिव्स हैं खूब मल्टी डायमेंशनल बन जाते हैं, जो मैंने बताया, which only reinforces the continuation of social structure। और इन सब चीजों से सोशल स्ट्रक्चर स्ट्रांग होता है, ठीक है। ऑल दीज सिस्टम्स इन विच एवर फॉर्म्स, जो भी ये सिस्टम है, ट्राइबल मार्केट हो गया, रीडिस्ट्रीब्यूशन हो गया, पॉटलेज हो गया, ठीक है, गिफ्ट एक्सचेंज हो गया, सेरिमोनियल एक्सचेंज हो गया, इवन बच्चा तक एक्सचेंज करते हैं कुछ सोसाइटी, तो मतलब अपना बच्चा एक्सचेंज कर लेते हैं, कुछ सोसाइटीज ऐसी भी हैं। ये सब क्या कर रहा है, ये सोशल रिलेशनशिप को स्ट्रांग कर रहा है, दिस हेल्प इन द कंटिन्यूएशन ऑफ सोशल स्ट्रक्चर। अब दो परिवारों ने आपस में बच्चे एक्सचेंज किए हैं, तो वो दो परिवार आपस में लड़ेंगे थोड़ी कभी, ठीक है। अब वो उनका कल्चर है, ठीक है, तो जिससे वो दो परिवार एक होकर रहते हैं, कितनी बढ़िया कल्चर्स बनते हैं। अब इन सारे कल्चर्स को अगर रिकॉग्नाइज ना करें और अपने कल्चर के रूप में इनको हीन भावना से देखें, ठीक है, हीन भावना से देखें, तो कितना गलत है, ठीक है। दे आर एज सिविलाइज्ड एज वी आर, यू कॉल योरसेल्फ मोस्ट सिविलाइज्ड, ठीक है, ऐसा नहीं है। ब्रिंग देम अप एंड डेवलप अ फीलिंग ऑफ कल्चरल रिलेटिविज्म, ठीक है, प्रोपोज बाय हमारी एंथ्रोपोलॉजी। क्लियर हो गया? चलिए, तो इतना हमने कर लिया। हाँ, चलिए, अब आरबी ने क्या रिजेक्ट किया है, आगे बढ़ते हैं। देखो, अंडमानीज की स्टडी करी थी आरबी ने, रेडक्लिफ ब्राउन ने। वहां पे इन्होंने ये दिखाया था, जब भी दो फ्रेंड मिलते हैं अंडमानीज की उसमें की केस स्टडीज में, जब भी दो फ्रेंड मिलते हैं, ठीक है, तब वो आपस में सबसे मिलने से पहले वो गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। वो उनका कल्चर है, उनका ट्रेडिशन है, ठीक है। अब आरबी ने ये दिखाया था अपनी एक किताब में, अंडमान आइलैंडर्स। ग्रेट अंडमानीज एक ट्राइब है अंडमान निकोबार में। वहां पे रेडक्लिफ ब्राउन ने वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होने से पहले, याद रखना, वर्ल्ड वॉर 1 स्टार्ट होने से पहले काम किया था। 1906-1908 के आसपास वो टाइम था जहां पे उन्होंने इथनोग्राफ तैयार किया था अंडमान आइलैंडर के नाम से। बाद में 1922 में उन्हीं के कुछ चेलों ने वो किताब का फॉर्म दिलवा दिया था रेडक्लिफ ब्राउन के एक्सपीरियंस में होते हुए। अंडमान आइलैंडर्स 1922 किताब है रेडक्लिफ ब्राउन की, जिसमें अंडमानीज के बारे में पूरा इथनोग्राफ है। 1922, ठीक है। अब कोई भी किताब होगी सोशल स्ट्रक्चर की बात जरूर होगी, किसमें, आरबी की किताब में। वहां पे ये दिखाया गया था कि जब भी दो फ्रेंड मिलते हैं तो वो गिफ्ट एक्सचेंज करते हैं। तो हर एक पर्सपेक्टिव समाज के कंटिन्यूएशन की तरफ सिग्नल करेगा कि समाज कंटिन्यूड रहना चाहिए, ठीक है। ही शोड दैट अंडमानीज मीट्स कस्टम्स, सेरेमनीज, गिफ्ट एक्सचेंजेस, रेसिप्रोसिटी। अंडमान के जितने भी कल्चर्स हैं, ट्रेडिशंस हैं, सेरेमनीज हैं, गिफ्ट एक्सचेंज है, रेसिप्रोसिटी, कुछ भी है, कुछ भी इनका इकोनॉमिक फंक्शन है, ट्राइबल मार्केट, कुछ भी है, दे ऑल हेल्प टू द कंटिन्यूएशन ऑफ अंडमानी सोसाइटीज। मैंने बोला ना, अगर आप रेडक्लिफ ब्राउन के बारे में बोलेंगे तो कंटिन्यूएशन ऑफ सोसाइटी डालना ही डालना है, कोई भी केस स्टडी हो। तो अंडमानीज का हर एक कल्चर सोसाइटी में के सोशल नेटवर्क को स्ट्रॉन्ग कर रहा है और सोसाइटी को कंटिन्यू कराने के लिए प्रेरित कर रहा है। रिलीजन होल्ड्स सोसाइटी टुगेदर, इसमें आगे बताते हैं। रिलीजन की वजह से सोसाइटी इकट्ठी होकर रहती है। इन रिलीजन राइट्स एंड रिचुअल्स आर मोर इंपॉर्टेंट देन बिलीफ बिकॉज द रिचुअल वैल्यूज आर बाइंडिंग फोर्स, ठीक है। सेक्रीफाइस करना, पूजा करना, ये सब क्या करते हैं, मेंबर ऑफ सोसाइटीज को बाइंड करके रखते हैं, जिससे सोसाइटी कंटिन्यू रहती है। कैसे, मतलब सोशल रिलेशनशिप स्ट्रांग हो रही है, नहीं हो रही है। अब आगे बढ़ते हैं, थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन। अब रेडक्लिफ ब्राउन का क्या थ्योरेटिकल कॉन्ट्रीब्यूशन रहा है, सबसे पहले बात करते हैं। रेडक्लिफ ब्राउन मेड अ बुक फ्रॉम साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन एंड एम्फेसाइज टू स्टडी सोशल इश्यूज इन टर्म्स ऑफ फील्ड वर्क। देखिए, रेडक्लिफ ब्राउन, मेलिनोस्की के गुरु कौन थे, डुर्खिम एक साइकोलॉजिस्ट थे, ठीक है। तो रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या किया था, जो साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन है, ठीक है, जैसे फील्ड वर्क जो चल रहा था तुम्हारा, जो मेलिनोस्की प्रपोज कर रहे थे, वो काफी ज्यादा प्रभावित थे डुर्खिम से, ठीक है, मतलब बहुत क्लोज थे, जितना मुझे लगा
ठीक है, डुर्खिम और मेलिनोस्की। तो मेलिनोस्की जब फील्ड वर्क करते थे ना तो इंडिविजुअल को देखते थे, क्योंकि साइकोलॉजी एक इंडिविजुअल का सब्जेक्ट है, बात समझ में आ रही है। और ऑन द अपोजिट हैंड रेडक्लिफ ब्राउन सोशियोलॉजी, सोसाइटी को ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, ठीक है। तो साइकोलॉजी का जो ट्रेडिशन है, फील्ड वर्क जो बना रहा है मेलिनोस्की के द्वारा, जो आगे करा जा रहा है, बढ़ाया जा रहा है, ठीक है, उस फील्ड वर्क में इंडिविजुअल की साइकोलॉजिकल नीड पकड़ना उस कल्चर के जरिए, इसको ब्रेक दे दिया किसने? रेडक्लिफ ब्राउन के स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म ने। इस साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से बाहर निकाल के लाए, ठीक है, फंक्शनलिज्म को, ठीक है। फंक्शनलिज्म इज फार मोर देन साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव ऑफ कल्चर, ये दिखाया रेडक्लिफ ब्राउन ने, ठीक है। तो रेडक्लिफ ब्राउन मेड अ ब्रेक फ्रॉम साइकोलॉजिकल ट्रेडिशन एंड एम्फेसाइज टू इशू सोशल इश्यूज। फील्ड वर्क में जो सोशल इश्यूज हैं उनको पकड़ पकड़ के खींच खींच के लेके आए। क्लियर हुआ? ये काफी डीप बात है, मतलब समझ में आ गई तो सही है, वरना तो भाई लिखना ही है। रेडक्लिफ ब्राउन रिजेक्टेड इवोल्यूशनरी अप्रोच, सबको पता है फंक्शनलिज्म बना ही इवोल्यूशनरी अप्रोच के अगेंस्ट था, ऑफ स्टडिंग इंस्टीट्यूशंस एंड कल्चर्स इन टर्म्स ऑफ ओरिजिन एंड इवोल्यूशन। उन्होंने बोला था कि भाई क्यों ओरिजिन और इवोल्यूशन की बात करते हो, समाज में आज जो कल्चर है उसकी यूटिलिटी क्या है उसको पकड़ो ना। Instead, he emphasized on studying social institution in terms of continuation of society and the contribution they make to society as a whole for the maintenance of social structure. एक ही बात को घुमा घुमा के बोलना है, अपना 250 नंबर तैयार है, ठीक है। अब एक फ्लो चार्ट बनाया प्रॉपरली, इसको एज इट इज छाप देना। सबसे पहले क्या लिखा है? इंस्टीट्यूशन एंड कल्चर्स, उसके बाद दे हेल्प्स टू मेंटेन सोशल स्ट्रक्चर्स, उसके बाद सोशल नेटवर्क्स एंड रिलेशंस गेट रिमेन्स इंटैक्ट, ठीक है, इन कल्चर्स की वजह से हो रहा है। फिर आगे लिखोगे आप कोऑपरेशन बढ़ रहा है समाज में, कन्फ्लिक्ट्स गिर रहे हैं, फिर सोसाइटी एग्जिस्टेंस इज एंश्योर्ड। देखो पूरा लिख दिया। देखो यही तो होता है प्रेजेंटेशन स्किल्स। मैंने पूरा जो लिखा एक छोटे से फ्लो चार्ट में इंटैक्ट कर दिया, ठीक है। अब आप भी यही करेंगे, आप लिखेंगे भी और फ्लो चार्ट भी बनाएंगे। कई बार वो फ्लो चार्ट देखेगा, कई बार आपकी थ्योरी पढ़ेगा, दोनों पढ़ लिए तब भी कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है, क्योंकि बस आपको प्रेजेंटेशन मिल गया आंसर में और पेज भरने का मौका मिल गया। इसीलिए बोलता हूं कॉन्सेप्ट के पकड़ो। अगर कॉन्सेप्ट पकड़ लिया एंथ्रोपोलॉजी में तो बड़े से बड़ा गेम खेल जाएंगे, ठीक है। चलिए, क्रिटिसिज्म ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन। रेडक्लिफ ब्राउन का क्रिटिसिज्म स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म कैसा है? सबसे पहले देखो, सोशल चेंज की बात कौन करता है? सोसाइटी चेंज करती है। इसकी बात किसने करी थी? इसकी बात करी थी दो स्कूल ने, एक था इवोल्यूशनिस्ट स्कूल और दूसरा स्कूल कौन सा था? डिफ्यूजनिज्म स्कूल, बता चुका हूं, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया था? रेडक्लिफ ब्राउन ने इग्नोर कर दिया था सोशल चेंज, समाज में होने वाले चेंजेस को इग्नोर मारा था, और पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, समाज में होने वाले पॉलिटिकल कन्फ्लिक्ट्स, पॉलिटिकल एंथ्रोपोलॉजी समझाऊंगा वो क्या एंगल था, इनको इग्नोर मारा था पूरी तरीके से। क्यों? क्योंकि ये बिलीव करते थे इक्विलिब्रियम मॉडल में। ये समझते थे कि सोसाइटी ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम। अगर मैं आज की बात करूं तो आज समाज इक्विलिब्रियम में है, समाज के कल्चर समाज के लिए हैं और समाज समाज के कल्चर्स के लिए है। और जब तक ये कल्चर्स हैं और इनके फंक्शंस हैं, इनकी यूटिलिटी है, समाज का कंटिन्यूएशन, समाज का जो है सोशल स्ट्रक्चर और समाज के लोगों का साइकोलॉजिकल नीड इंटैक्टेड है, ठीक है। इन दोनों के सोसाइटी और कल्चर का जो इंटरेक्शन है आज के प्रेजेंट फॉर्म में इक्विलिब्रियम मॉडल से समझाया गया है इनके द्वारा, और ये इस बात को मानते थे, ठीक है। तो दे बिलीव इन इक्विलिब्रियम मॉडल। अकॉर्डिंग टू देम सोसाइटी ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम, समाज हमेशा हमेशा इक्विलिब्रियम में रहता है। अब ये लेमन एग्जांपल समझने की कोशिश करता है। जैसे होम्योस्टेसिस एक कंडीशन होती है, जैसे ही अगर समर चल रहा है, समर में अगर किसी इंसान को बहुत गर्मी लगे, लगे कि यार बहुत बॉडी का टेम्परेचर बढ़ रहा है, मतलब गर्मी की वजह से कि बॉडी गर्म हो रही है, ठीक है, तो क्या होता है? पसीना आना स्टार्ट हो जाता है, बॉडी परस्पायर करनी स्टार्ट हो जाती है। जब पसीना आता है ना तो पानी निकलता है बॉडी से, इससे बॉडी का टेम्परेचर बढ़ने की बजाय घटना स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। देन हिज और हर बॉडी परस्पायर एंड रिलीजेस स्वेट, जिससे बॉडी टेम्परेचर गिरेगा और बॉडी इक्विलिब्रियम टेम्परेचर मेंटेन कर लेगी। ऐसी समाज होता है, ठीक है। समाज भी ऐसी ही है, समाज में रहने वाले लोग भी ऐसे ही हैं, ठीक है। वो भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेस झेलती है समाज में, जैसे सोसाइटी भी एक पर्टिकुलर स्ट्रेस झेल रही है। हो सकता है खूब सारे फोर्सेस बाहर से आ रहे हैं, ठीक है, कल्चर्स को हिट कर रहे हैं, पर समाज जो है अपने आप को इंटैक्ट करने के लिए कल्चर के साथ अडेप्ट कर लेता है। कल्चरल अडेप्टिविज्म अलग कॉन्सेप्ट है, पहले इसको बस इतना समझ लो कि कल्चर के साथ अडेप्ट करता है समाज अपने सोशल स्ट्रक्चर को इंटैक्ट रखने के लिए, साइकोलॉजिकल नीड को सप्रेस ना करते हुए उस कल्चर में होने वाले मॉडिफिकेशन को भी लोग अडेप्ट कर लेते हैं। ये थोड़ा आगे का पर्सपेक्टिव आगे समझ में आएगा। बस इतना समझ लेना कि समाज इक्विलिब्रियम में रहता है, सोसाइटीज ऑलवेज रिमेन इन इक्विलिब्रियम। तो सोशल चेंज, समाज में होने वाले चेंज, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस पूरी तरीके से नेग्लेक्ट कर दिया, ठीक है।
फंक्शनलिज्म क्या बोल रहा है? सोसाइटी इन इक्विलिब्रियम। मार्क्सिज्म क्या बोलता था? सोसाइटी इज रिडन विद कॉन्फ्लिक्ट। तो ये पूरा अपोजिट व्यू है। मतलब फंक्शनलिज्म कह रहा है कि समाज हमेशा इक्विलिब्रियम में रहेगा, मार्क्सिज्म बोलेगा कि समाज में खूब सारा कॉन्फ्लिक्ट है जो समाज को चेंज कर सकता है। ठीक है, तो इस पूरे एंगल को नकार दिया था किसने? आरबी ने। ठीक है, डिस्पाइट दिस क्रिटिसिज्म हिज फंक्शनल अप्रोच हैज ग्रेट एप्लीकेबिलिटी, ही सप्लाइड थियोरिटिकल फाउंडेशंस फॉर प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन के लिए काफी सारी चीजें इन्होंने प्रोवाइड कर दी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, खत्म करते हैं। आज इसमें हम केवल रेडक्लिफ ब्राउन बताएंगे क्योंकि काफी लेक्चर लंबा हो रहा है। देखिए, अगले लेक्चर में खत्म करेंगे मेलिनोस्की का, पूरा फंक्शनलिज्म खत्म हो जाएगा। इंपैक्ट ऑफ रेडक्लिफ ब्राउन ऑन इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। इंडियन एंथ्रोपोलॉजी पे रेडक्लिफ ब्राउन ने क्या किया है? सोचो। ग्रेट अंडमानीज वाली याद रखना, एक केस स्टडी रेडक्लिफ ब्राउन की, वो तो डालनी है। अगर आएगा रेडक्लिफ ब्राउन, वेन एवर टू फ्रेंड मीट दे एक्सचेंज गिफ्ट। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है बता चुका हूं। रेडक्लिफ ब्राउन स्टडी ऑफ अंडमानीज ट्राइबल्स कॉन्ट्रीब्यूटेड टू इंडियन एंथ्रोपोलॉजी। सेकेंडली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के थे बंदे, रेडक्लिफ ब्राउन एंड इवांस प्रिचर्ड, ये दो बड़े एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं। इवांस प्रिचर्ड के बारे में क्या बताऊं, बहुत बढ़िया है इनकी स्टोरी भी। रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचर्ड ने ट्रेन किया है एमएन श्रीनिवास को। ठीक है, ये एक इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं, काफी तगड़े हैं। इनके बारे में इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में मैंने शायद एक लेक्चर लिया है एमएन श्रीनिवास के, उसको पढ़ना। ठीक है, ये क्यों कोई भी इंडियन एंथ्रोपोलॉजिस्ट इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है? कोई भी एंथ्रोपोलॉजिस्ट अपने काम की वजह से इंपॉर्टेंस गेन करता है। जैसे एमएन श्रीनिवास ने 4 मोटे मोटे कॉन्सेप्ट को इन्वेंट किया था। इंडियनाइजेशन ऑफ इंडियन एंथ्रोपोलॉजी में एक हाथ इनका भी है, जहां एलपी विद्यार्थी का है। तो इन्होंने क्या बोला है? बुक व्यू एंड फील्ड व्यू इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, जिसपे यूपीएससी बार बार क्वेश्चन पूछा है। बुक व्यू एंड फील्ड व्यू। बुक व्यू क्या? थियोरेटिकल व्यू। फील्ड व्यू क्या? प्रैक्टिकल व्यू। समझाएंगे पूरा अच्छे से। दूसरा उन्होंने कॉन्सेप्ट दिया संस्कृताइजेशन का। तीसरा दिया है वेस्टर्नाइजेशन का। चौथा दिया है डोमिनेंट कास्ट का। ठीक है, तो एमएन श्रीनिवास को रेडक्लिफ ब्राउन और इवांस प्रिचर्ड ने ट्रेन किया है, जिन्होंने फर्दर इंडिया में बुक व्यू, फील्ड व्यू, संस्कृताइजेशन, वेस्टर्नाइजेशन, डोमिनेंट कास्ट जैसे 4 मोटे मोटे कॉन्सेप्ट इंडियन एंथ्रोपोलॉजी को दिए। ठीक है, तो यहां पे हमारा रेडक्लिफ ब्राउन कंप्लीट होता है। अब आगे के लेक्चर में हम मेलिनोस्की का खत्म करेंगे। फिर आपको एक क्वेश्चन में दिखाऊंगा, जैसे क्वेश्चन आया था रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ। अब आप अपने दिमाग में सोचिएगा कि रेलिवेंस ऑफ पुरुषार्थ पे जो क्वेश्चन था उसमें क्या फंक्शनलिज्म लग सकता था? ठीक है, या फिर कोई और थॉट लग सकता हो? ठीक है, और अगर लग सकता है तो वो कैसे लग सकता है, मुझे मेल करना एक बार। ठीक है, देखना चाहता हूं। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।